आज 2 जुलाई सन 1984 हम अपने देश के सुप्रसिद्ध नाट्य निर्देशक, संगीत निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्देशक श्री बी.वी. कारंत से बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। कारंत, इतने व्यस्त कार्यक्रम में से तुमने थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला और यहाँ बातचीत करने के लिए आसन जमा करके बैठे हुए हो, ये देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। नाट्य शोध संस्थान में जो काम हो रहा है उसके बारे में तो जानकारी तुमको है ही, उसको मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। इस बार साल भर में काफ़ी लोगों से बातचीत करने का मौका मुझे मिला और अब आज तुमसे बातचीत करेंगे। इस रिकॉर्डिंग का मूल उद्देश्य है कि तुम्हारे बारे में, तुम्हारे काम के बारे में अधिक से अधिक हम जान सकें। और तुमने इतने क्षेत्रों में काम किया है कि ये इंटरव्यू बहुत जल्दी से एक सिटिंग में समाप्त नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और देखें हम लोग कितनी बातचीत कर सकते हैं, और आज पूरी नहीं कर सकेंगे तो फिर किसी दिन कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे तुम्हारा जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, बचपन कैसे बीता और थिएटर में तुम्हारी रुचि कैसे बनी? अपनी जन्म की तारीख मालूम नहीं, क्योंकि बचपन में जल्दी गांव छूट गया था। उसके बाद बीएचयू में मैट्रिकुलेशन की जब एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ा तो उसमें जन्म तारीख देनी पड़ती है। हाँ। तो याद रखने के लिए बहुत ईजीली 19/9/29 ऐसा कर दिया। अच्छा। मैं कुछ भूल ना था। अच्छा। तो हो सकता है कि ऐसा हो सकता था, हर बार अलग अलग जन्म तिथि हो। अच्छा। तो अब वो हो गई है, असल में वो नहीं। अच्छा। या तो कम है, ज़्यादा है, माँ कहती है ज़्यादा है, पिताजी कहते हैं ज़्यादा, माँ कहते हैं कम। अच्छा। वो जन्मपत्र देखनी पड़ती है। जन्मपत्र तो उतना टाइम नहीं मिला, नहीं तो एक निश्चित रूप से कह सकते थे। मैंने अभी तक जन्मपत्र देखने का टाइम नहीं मिला? नहीं, मुझे जन्मपत्र देखकर वो पर्टिकुलर डेट को पकड़ना, तय करना। हाँ। अच्छा। इसलिए मैं बरसगांठ मनाता भी नहीं हूँ कभी। अच्छा। और दूसरा भी कोई मेरी मनाता नहीं, और अब जरूरत भी नहीं। कभी तो जरूरत रही होगी ना, तो 19/9 को ही मान के चल रहे हैं। अच्छा। कहाँ पर हुआ जन्म? कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिला। अच्छा। उसमें गांव में। अच्छा। वो गांव का नाम है बाबुकोड़ी। बाबुकोड़ी। इसलिए बाबुकोड़ी वेंकटरमण कारंत, बी.वी. कारंत। अच्छा। बाबुकोड़ी। तो बचपन कहाँ बीता? वहीं गांव में बीता? 8-9 साल तक वहीं बीता। हाँ। तो पिताजी एक तरह से होम टीचर थे। अच्छा। गांव में बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, लैंड लॉर्ड 3-4 साल तक किसी टीचर को रखते हैं, उनसे बच्चे पढ़ाते हैं, 4th क्लास से 5वीं क्लास से तो स्कूल भेजते थे। 5वीं क्लास भेजना उनको बुरा लगता था कि उन बच्चे छोटे नहीं करते, इसलिए टीचर करते। मेरे पिताजी इस तरह के टीचर थे। अच्छा। उस वजह से मुझे स्कूल में जल्दी एडमिशन भी मिला। शायद एक बार ये क्लास ज़्यादा भी मिल गया। अच्छा। और 8वीं क्लास तक में मेरी पढ़ाई हुई थी। उसके बाद पिताजी ने कहा ये पढ़ा नहीं सका। लेकिन 3री क्लास में जब था तभी मैंने एक ड्रामा किया था। अच्छा। 3रे साल में थे, माने 10 वर्ष में 7-8 साल की उम्र रही? 8 साल की। अच्छा। कौन सा ड्रामा था? वो बिल्कुल एक फार्स था। अच्छा। एक गवैया और एक पंडित जी दोनों मिलते हैं आपस में, और दोनों भी अपने अपने पेशे से असंतुष्ट हैं। कहते हैं कि आजकल इसकी कीमत नहीं है, एक दूसरे के प्रति उसका आकर्षण है। अच्छा। गायक के प्रति पंडित जी के प्रति गायक। और फिर कहते हैं कि मैं सीखूंगा तो बहुत कमा लूँगा। तो एक दूसरे सिखाते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पंडित जी गायन को भी मंत्र जैसे बोलने लगते हैं, और गायक मंत्र को गायन जैसे बोलने लगते हैं। इसलिए अपनी जो प्रकृति है उससे हट नहीं पाती। अच्छा। उसको फिर बनारस में पहुंचने के बाद म्यूजिक कॉलेज में, और हॉस्टल जो था म्यूजिक कॉलेज का, रुइया हॉस्टल कहते थे,
वहाँ हमने प्ले किया था इसी अच्छा। को। तो और वहाँ ओंकार नाथ ठाकुर जी को भी, पंडित जी को भी, हजरत जी को बुलाया था। अच्छा। और नाम रखा संगीत मार्तंड पंडित दोर्दंड अच्छा। नाटक का। दो जन, पंडित दो जन। अच्छा। ये स्क्रिप्ट तुम्हारी अपनी लिखी हुई थी? पहले तो किसी ने और किसी ने लिखा था, पहले अच्छा। वो बचपन को याद किया था, उसके बाद हाँ। मैंने लिखा था। अच्छा। अब पता नहीं स्क्रिप्ट कहाँ है। अच्छा। और कुछ और जोड़ा लंबा किया 1 घंटे का, उस पहले तो फिर 15 मिनट का था, उसको तो 1 घंटे का किया। अच्छा। उसके बीच में इन दोनों को लड़ते हुए देखकर एक हजाम आता है, वो मेरा नया रोल था। अच्छा। एक जोड़ दिया था हजाम। अच्छा। हजाम गाता भी है, मंत्र भी बोलता है। अच्छा। तो उसके लिए दोनों आप मुश्किल नहीं। तो तुमने दोनों को जो है, दोनों पंडित मार्तंडों को तुमने हजाम से परास्त करवा दिया। नाराज नहीं हुए थे पंडित नहीं, जी? नहीं, दोनों बहुत मतलब प्रसन्न थे। बहुत प्रसन्न थे। अच्छा, तो इस बीच में और भी तो कुछ किया होगा? नहीं, उसके बाद तीसरी क्लास में गया, तो उसके बाद चौथी क्लास में और एक प्ले हुआ। अच्छा। उटप्पा का एक प्ले था, मेरा गोपाल का। अच्छा। वो कहानी है, एक लड़का रहता है, उसकी माँ विधवा है, गरीब है, लेकिन कृष्ण की भक्ता है, वो कुछ पूजा करते रहती है। उसको ये तो कोई गुरुकुल जाता है लड़का, गरीब होने के नाते वो तो जंगल क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो माँ से बोलने लगा कि मुझे बहुत डर लगता है। तब तो बोली वो क्या करे, उसको कुछ सांत्वना मिलते, तुम जंगल में तुम्हारा भाई है, वो बांसुरी बजाता है, ऐसा ही लगता है। और रास्ते में सचमुच वो लड़का बुलाने लगता है, भैया भैया भैया। एक बार नहीं आता, उसी दिन आता है, आता कहता है कि मेरे घर में तुम्हारे जैसे ही लड़की है। हाँ, मैं तो तुम्हारे घर में तो रहता हूँ, वो बोलता है। और गुरुकुल में एकदम गुरु जी गुरु दक्षिणा मांगते हैं। अच्छा नाटक लिखा है, उस नाटक में गोपाल के बच्चे का रोल मैंने किया। अच्छा। अच्छा, वैसे ये कहानी तो हम लोगों के यहाँ भी प्रचलित है, बराबर ही सुनी जाती है कि कृष्ण जो है सो आ करके उसको सहारा देते हैं। लेकिन यहाँ मैंने बहुत ही गंभीरता से निभाया है। अच्छा। तो छोटे तो गुरु जी कहते हैं गुरु दक्षिणा लाने के लिए, दूसरे दिन गुरु दक्षिणा लाने के लिए कहते हैं। और गोपाल भी अपने माँ से बोलता है गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तो मैं कहता मैं क्या दूँ, तुम अपने भाई से मांग लो। भाई से मांगते तो भाई तो कहते मैं तो ग्वाला हूँ, जंगल में रहने वाला हूँ, दही है मेरे पास, बर्तन दही देते हैं। उसके बाद गुरुकुल में तो हर कोई जमींदार आदमी लगते हैं, उन सब तो बड़ी बड़ी सोने की वो ये छाला, तो ये शर्माता रहता है। फिर गुरु जी खुद पूछते हैं कि क्या लाया, सब लोग मजाक करते हैं, वो तो मटके में दही लाया। ठीक है, वो तो हृदय बड़ा होना चाहिए, चीज़ नहीं है, गुरु जी कहते हैं। उसके बाद वो जो चमत्कार होता है कि जितना भी दही गिराओ तब भी भरा रहता है। तब कहते तुमको किसने दिया? मेरे भाई। कहाँ रहता है? जंगल। ये एंड ट्विस्ट बड़ा अच्छा है। उसके बाद हमको मिला दो उसे अपने भाई से। हाँ, मिला देता हूँ, ले जाता है। और जाते भैया भैया मेरे गुरुजी आए हैं, तुम आ जाओ, मिलना चाहते हैं। जवाब नहीं आता। उसके बाद 2-3 बार बुलाते हैं, इसको रोना आता है और कहते तुम अब नहीं आओगे तो गुरु समझेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो गुरुजी तब आवाज आती है, मैं तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारी भक्ति के लिए मैं तुमसे मिलता था, गुरु से कह दो। उस तरह की प्रसन्न स्थिति नहीं है, लेकिन गुरु जी प्रसन्न होकर कहते हैं अब उनसे मिलने की जरूरत ही नहीं है, तुमसे मिल चुका हूँ बस। ये एंड होता है। ये ओरिजिनल कहानी है। ये कवि होने के नाते उन्होंने एक ऐसा प्रश्न दिया। विश्वास बड़ी चीज होती है। उस प्ले में बहुत तारीफ मिली थी। अच्छा, उसका क्या निर्देशन भी तुमने ही किया था? टीचर ने किया। टीचर ने किया था। अच्छा, उसके बाद गांव में तो 5वीं क्लास तक पढ़ा था, उसके बाद 3 क्लास की तरह बड़े छोटे शहर में जाना पड़ा, 4 मील दूर जाना पड़ता है। वहाँ भी मुझे सबसे ज़्यादा रोल मिला, क्योंकि वो एक टैलेंट पहले से था शायद। अच्छा, बचपन में मैं और पिताजी को, ताऊ जी को सब ड्रामा देखने का बड़ा शौक था। अच्छा। ये मैसूर से जो कंपनी आती थी उधर घूम के, सब ड्रामा देखने जाते थे। तो मैंने उस वक्त कृष्णलीला देखी थी, गुड्डी कंपनी की। किस कंपनी की? गुड्डी कंपनी, अच्छा, कर्नाटक मैसूर की। अच्छा। कंपनी के बारे में कहता हूँ। उसके बाद मैं उसमें भर्ती हुआ। अच्छा। तो 8वीं क्लास तक वहाँ पढ़ा, मैंने पढ़ाई की। इस बीच हर साल जो ड्रामा होता है उसमें रोल मिलता था। एक बार मेकअप करने वाले ने कहा इसके लड़की के रोल के लिए चेहरा बड़ा अच्छा है। मेकअप करते करते उसने कहा। उसके बाद लड़की को रोल भी मिला। अच्छा। और हमेशा फर्स्ट प्राइज मिलता था ड्रामा। चालू है? हाँ। हाँ, ठीक है। बाद पिताजी जहाँ लड़कियों के रोल कौन कौन से किए, कुछ याद है? वो प्ले अभी याद नहीं। एक तो प्ले दहेज पर,
नाटक दहेज पर टीचर ने लिखा था, अच्छा उसको रोल किया था। और एक था कोई थोड़ा मैथोलॉजिकल प्ले था। अच्छा, तो लड़की का रोल करके कैसा लगा था? कुछ खास, कुछ अच्छा बुरा कुछ लगा था? मुझे लड़की के रोल में वो फ्रीडम नहीं मिलता था जो दूसरे रोल में मिलता था। अच्छा और मुझे लगा भी उसके बाद लड़की को जब भी किया सेकंड प्राइज मिला था, अच्छा लेकिन तब तक फर्स्ट प्राइज हमेशा मिलता था। अच्छा अच्छा उसके बाद पिताजी ने कहा कि आगे मैं तुमको पढ़ा नहीं सकता और तुमको कमाना पड़ेगा। तो मुझे जहाँ पहले पिताजी खुद पढ़ाते थे कि लैंडलॉर्ड थे ना, तो उसी तरह उनकी दूसरी बीवियों के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा मुझे दिया। तनख्वाह क्या थी मुझे पता नहीं, 8 रुपये या कुछ 9-10 रुपये 9 रुपये रहे होगी, वो पिताजी ले जाते थे। लेकिन बच्चों के साथ मैं भी बच्चा ही था, क्योंकि जो बच्चे थे जिनको पढ़ाना था लैंडलॉर्ड बच्चे थे, पैम्पर्ड होते हैं, हमारे जितने तेज नहीं होते, हम तो चालाक होते हैं, गरीबी की वजह से भी चालाक होते हैं। वो चालाक नहीं थे, इसलिए मुझे एक्सेप्ट तो किया बच्चों ने, लेकिन बाहर वाला कर दिया क्या है, कौन टीचर, ये क्या मास्टर जी क्या है? तो बच्चे मास्टर जी तो बड़े हैं बच्चे, ये होता था। लेकिन वहाँ 2 साल रहा, 2 साल रहने के बाद तो उसमें कुछ और परेशानियां होती थी? बच्चे पढ़ते थे या बस ऐसे ही नाम करते थे? नहीं पढ़ते थे। अच्छा अच्छा उस वक्त मैं खूब पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा अरबियन नाइट्स, महाभारत रामायण यूँ भी हमारे यक्षगान के हिस्सा होने की वजह से कहीं का पढ़ने को मिलता है, लेकिन अरबियन नाइट्स, शुक्र सप्त सती, उसमें वेदांत का श्रृंगार का अलग अलग है। अच्छा वो और तब तक कन्नड़ में डिटेक्टिव नॉवेल्स आने लगे थे, तो सब पढ़ता था और मैं सुनाता भी था। ड्रामा का हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि कहानी सुनाने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। 2 साल के बाद मुझे लगा कि वो गाँव में रहने से फ़ायदा नहीं है, कुछ सीखना चाहिए, ज़्यादा सीखना चाहिए, संगीत सीखना चाहिए, नहीं म्यूजिक सीखना चाहिए। फिर वो मैसूर चले गए। मैसूर का उस वक्त हमारे बड़ा एक आदर्श स्वप्न नगर था कर्नाटक में पूरा। हालांकि तब मेरा जिला मैसूर का हिस्सा नहीं था, मद्रास का हिस्सा था, मद्रास प्रोविंस का। अच्छा और एक दिन मैंने सोचा कि भागना चाहिए बिना कहे किसी से। थोड़ी घटना भी हुई थी कि मैंने चोरी की थी, चोरी पकड़ी गई, तो इसलिए भी मुझे इच्छा है कि अब तो यहाँ रिलेशन हो जाएगा, उसी घर में जाना होगा। अच्छा चोरी करके किताबें खरीदता था, नोट्स बुक्स, कॉपियाँ, टेक्स्ट क्या बोलते हैं, डिटेक्टिव नॉवेल्स, जासूसी कहानियाँ, ये सब, वो सारी किताबें वहाँ छोड़ दी मैंने। इसलिए मैं चिट्ठी पहले से लिख के रख दी ताकि मेरे भागने के बाद चिट्ठी मिल जाए। कि गांव में ये शीशा टूट गया तो फेंकने के लिए अलग जगह बना के रखते थे। अच्छा। बाहर नहीं फेंकते थे। अच्छा। क्योंकि उस वक्त शीशे के बारे में कैसा डर होता था, कहीं लग जाए तो जहरीला होता है। वो चिट्ठी पिताजी को पहले ही मिल गई। अच्छा। तो उन्होंने कहा जा तो जा रहे हो तो फिर अच्छे मुहूर्त देख कर जाओ। अच्छा, उन्होंने रोका नहीं जाने के लिए और कुछ नहीं? जाएगा ही लगा है, चिट्ठी लिखी तो भाग ही जाएगा, ये भी नहीं भाग जाएगा। और जो स्टेशन तक पहुंचाने आए थे। अच्छा। और जहाँ चोरी की तो उन्होंने भी कुछ 25 रुपया मुझे दिया। अच्छा, ये कैसे हुआ? वो तो मैं छोटा लड़का था ना, 12 साल का था। हाँ। 12-13 साल का। अच्छा, और चूंकि किताब खरीदते थे इसलिए उन लोगों को लगा होगा कि हाँ कुछ और बुरा काम नहीं करता है इसलिए खरीदता है। अच्छा, पिताजी ने रोका नहीं? अच्छा। तो उनको लगा कि ये भागेगा कब्जा कर। और हमारे गांव से कऊ भागने की परंपरा लंबी है। अच्छा। बहुत बड़ी है। जितने भी उड़पी होटल जो बॉम्बे के सारे भागने भगोड़े बच्चे हैं, छोटी उम्र, गरीबी की वजह से। अब यूँ भी गांव में भी अगर एक दिन घर में पहुंचे नहीं तो कोई परेशान नहीं होते थे ज़्यादा। होगा वहाँ पहुंच गया होगा, वहाँ खाने के लिए गया होगा, वहाँ रह गया, इस तरह समझते हैं। क्योंकि उसके बाद मैसूर में देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि बच्चा अगर 3 घंटे लेट आया इतना परेशान क्यों होती है माताएं। मुझे लगा था क्योंकि हमने तो परेशान होने की बात ही नहीं थी। अच्छा। तो वहाँ क्या हुआ, वो गुब्बी कंपनी जो मैंने कहा था उसके ड्रामा मैंने देखा था, 2 ड्रामे देखे थे। अच्छा, वो मैसूर में उस वक्त चल रही थी। वो टूरिंग कंपनी थी। हालांकि ये मुझे देखना, मैंने जब
जो समय मैंने देखा था ये नाटक, उसके बाद ये कंपनी जब थी तब तो बीच में 7-8 साल का या 5-6 साल का फ़र्क था। लेकिन उसका नाटक देखा था कृष्णलीला, खासकर उसमें चमत्कार दृश्य इतने थे और इतना हावी हो गया था वो नाटक। अच्छा। फिर थिएटर के अंदर बड़ा बोर्ड में लिखा था कि इसमें इस नाटक में 37 ट्रांसफर सीन है, टॉर्च का इस्तेमाल ना करें। अच्छा। इस तरह से बोर्ड अच्छा। लगाया था अच्छा। और बहुत ट्रांसफर सीन्स होते थे। जब मैं गया था तो गुब्बी कंपनी के एक मालिक थे, गुब्बी वीरण्णा, बड़ा नाम है मीरंडा। वीरण्णा। वीरन्ना। हाँ, ये पृथ्वीराज कपूर, कुमार गंधर्व सब, उनको सब एक साथ अवार्ड मिला था अच्छा। संगीत अकेडमी का। अच्छा। तो उनकी फोटो भी सब उस वक्त इन सबको एक साथ अवार्ड दिया जा चुका था। अच्छा। और उसका दामाद देखभाल करता था कंपनी की तरफ से। जैसे सुबह पिताजी आए और बस स्टॉप तक आए और बस चढ़ाया और वहाँ से 220 मील का, अच्छा। वहाँ जिस मैसूर 220 में। अच्छा। और वो भी पहाड़ क्रॉस करना पड़ता है अच्छा। क्योंकि हमारा जिला जो है वेस्टर्न घाट्स के इस पार है। अच्छा। इसलिए हमको इतने मजाक से मैसूर कहते हैं कि ये घाटी के नीचे वाले, अच्छा। तो ये मजाक से करते हैं। हाँ। और भाषा भी थोड़ा अलग है, कन्नड़ बड़ा शुद्ध, जैसे किताबी कन्नड़ बोल रहे हैं, अच्छा। जबकि मैसूर बोलचाल की कन्नड़ है। हम्म। किताबी इसलिए कि जनरल मेरे ज़िले में जो भाषा थी वो तुलु थी। अच्छा। पंच द्राविड़ में आपने पढ़ा होगा ना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और पांच द्रविड़ भाषा वो तुलु है। अच्छा। वो तुलु की एरिया है। अच्छा। ये शेट्टी इस तरह जिनको कहते हैं वो सारे तुलु भाषा है, इसलिए कन्नड़ हमारे लिए तो सेकंड लैंग्वेज ही हो जाती है। अच्छा। और घर की जो बोलचाल कन्नड़ होती थी लेकिन बिल्कुल एक डायलेक्ट होती थी। अच्छा। इसलिए मैसूर में मजाक करते हैं कि इनकी कन्नड़, इनके लिए तो कन्नड़ तो सेकंड लैंग्वेज है, मातृभाषा नहीं है। इस तरह से इस तरह से हमारे बोलचाल को बड़ा मजाक उड़ाया जाता था जो हम बोलते थे। और शाम को 8 बजे मैसूर पहुंच गया था। अच्छा। और रात को पूछ कहाँ जाए, तो बस स्टैंड का ऑफिस में ही सो गया था। वहाँ बस स्टैंड में काम करने वाले बात करने लगे थे नाटक का, गुब्बी कंपनी का। तब तक मुझे पता नहीं था गुब्बी कंपनी वहाँ थी। उन्होंने बात की कि कृष्ण लीला बहुत चली, 63 शो तब तक हो चुके थे। उसके बाद नया एक प्ले होने वाला था, अक्का महादेवी, जो मीरा जैसी कन्नड़ में अच्छा। कही जाती अक्का है। महादेवी। अक्का महादेवी, महादेवी। हाँ, कर्नाटक की मीरा मानी जाती है, शैव है। अच्छा। और मीरा जैसी बहुत ही समर्पित भक्ति थी शिव की। और सुबह सुबह मैं बस स्टैंड से निकला और छोटा सा ट्रंक था वहाँ छोड़ दिया। एक रोड से जाती है वो टाउन हॉल तक, टाउन हॉल के पास पहुँचा। वहाँ टाउन हॉल के पास टेंट पड़ा था। टेंट कपड़े का नहीं, शीट का था। अच्छा। यूँ ही 10 बजे से शायद, तो वहाँ एक आदमी ने कहा कि मैं प्रथमतः यहाँ आया हूँ। ये मंगलूर की कन्नड़ है। प्रथमतः मैंने पहली बार आया हूँ। हाँ। भाई कभी इस्तेमाल नहीं करते शब्द का, इसलिए उसके बाद कई साल तक मुझे प्रथमतः ही बोलते थे, वो प्रथमतः। अच्छा। और वहाँ एक आदमी से पूछा कि क्या मैं प्रथमतः आया हूँ, मुझे कंपनी में अगर काम मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। पहले हंस पड़ा, लेकिन गोरा गोरा रंग था। सोचा कंपनी के लिए काम का आएगा। तब तो मैनेजर आ गए थे कंपनी के। उनसे बोला कि ये लड़का चाहता है, बोला कंपनी घर ले आओ, कंपनी घर में जहाँ रेजिडेंशियल है। वहाँ गया, गवाया गया, कहा रखो। अच्छा, गाना गाते थे तुम उस समय भी? गाना तो बचपन से गाते थे, पिताजी भजन करते थे, भजन का बड़ा असर था। आज भी जल्दी भजन का कंपोज करता हूँ, इसलिए वो घर का वातावरण था। और चाचा जी, साहू जी सब लोग भजन करते थे। गाने का शौक पिताजी को भी था और वो चाहते थे कि मैं भी खूब गाऊँ। और मेरा असल में मैसूर जाने का तो कोई पर्पस, मैंने कोई क्लियर ये नहीं था क्या करूँ। लेकिन ये तो स्वाभाविक है हमारे गांव के लिए, कहीं जाना उसके बाद खुद देख लेगा। खुद नहीं तो होटल तो थे ही, शुरू हो गए थे। असल मैं सोच रहा था कि मैसूर पैलेस के आसपास में चक्कर लगाऊंगा। वहाँ महाराज सुबह वॉकिंग निकलेंगे, तब किसी पेड़ के पीछे छिपा रहूँगा और जैसे इसमें सामने गुजरेंगे तो एकदम दौड़ के जाकर उनके पाँव पड़ूंगा और कहेंगे मेरे लिए संगीत की सिखाने की व्यवस्था कर दीजिए। ऐसे ये मेरा दिमाग में था। वाह। लेकिन कंपनी में भर्ती हो गया। होने के बाद वो ट्रंक लाना था, वापस से होटल में काफ़ी पी के उतरा। होटल लड़के ने कहा कि नए नए आए हो क्या? मतलब हाँ।
काम चाहिए क्या? बोला हाँ चाहिए। तो 5 रुपये तनख्वाह मिलेगी? हाँ, वो बोला। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे कंपनी में काम मिल गया। तुमको मिल गया? मैंने कितनी बार कोशिश की, मुझे नहीं मिला, तुम कैसे मिल गया? ऐसा कुछ बोला तो खुशी हुई। हालांकि मुझे 2 महीने तक तनख्वाह कुछ नहीं मिली थी। 1 हफ्ते के बाद सुबह 2 आने मिलते थे नाश्ते के लिए, दोनों वक्त खाना कंपनी में मिलता था। लेकिन 2 महीने के बाद ही मुझे रोल कृष्ण लीला में ही रोल करने का मौका मिला। अच्छा, हाँ, कृष्ण का रोल किया, वाह। क्योंकि गाने की वजह से अच्छा, और राधा के साथ गाना पड़ता था। अच्छा। और राधा कंपनी मालिक की लड़की होती थी। अच्छा अच्छा, गीत याद है वो? मीरा लारे रंग हरे, ओरिजिनल गाना है, बंगाली का है। अच्छा, बंगाली की ट्यून को उन्होंने अच्छा अच्छा, इतना मुझे याद नहीं है। थोड़ा सा। मीरा लारे रंग हरे होगद सुखद याद नहीं, 3-4 गाने थे। तो उससे पहला गाना ये था कि त्रिलोक सुंदरी राधा की सुंदरता का वर्णन क्या करूं। उसके बाद कंज सुनयने कंज सुनयने कंज सुनयने गणगुण सदने हरिण विलोचन रंजी पड़ी तरुणी डडा, वो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। रंज पड़ी तरुणी, ये रंजित हो रही है, श्रृंगार तरुणी नवरास लीला लला लला, बड़ा बड़ा रिदमिकल था। उसके बाद एक प्रिय प्रिय बाबा रे बारे मुख बतोरे, ऐसा कि प्रिय प्रिया, उसका एक लाइन और मेरा लाइन डुएट का होता था ना। अच्छा, इस तरह वो गाना था। और एक बलराम के साथ, और बलराम जो लड़का था आज वो कर्नाटक का बड़ा फिल्मी एक्टर राजकुमार, अच्छा, आप नाम सुना होगा, जिसके नाम जैसे NTR MGR उस तरह से अच्छा, राजकुमार, अच्छा, बड़ा नाम, बहुत बड़ा अच्छा। एक्टर हो गया। वो वो बलराम करता था, मैं कृष्ण करता था। वहाँ कंपनी में 1-2 साल के बाद मेरी आवाज़ फटने लगी। उसके बाद ये प्रॉब्लम होता है। जो भी है कि कंपनी में पढ़ा लिखा लड़का मैं ही अकेला था, बाकी लोग तो 3-4 भी नहीं पढ़े थे। दूसरा पढ़ने की इच्छा मुझे बचपन में बड़ी तीव्र थी। कंपनी में रहते हुए कुछ वाकचित्र ऐसा पत्रिकाएं पढ़ता था। और फिर जो भी कंपनी में नाटककार आते थे, उनकी शिष्यवृत्ति मुझे मिलती थी। उनकी पढ़ाने के लिए नहीं, उनकी कोई भी काम करने के लिए, पानी लाना है, दूध लाना है, देखभाल करनी है, सब। अच्छा। एक लड़की को रखना पड़ता था। अच्छा। कंपनी में अक्सर बड़े एक्टर के साथ एक छोटा एक्टर को लगा दिया जाता। उसका सीखने की प्रथा भी इसी तरह की थी। दूसरी तरह की ट्रेनिंग होती नहीं थी, इतनी होती थी म्यूजिक का एक लगाते आधे घंटे सब लोग इकट्ठे करते थे। हाँ, कैसे क्या पद्धति थी वहाँ के वर्किंग की? बोलने के लिए उच्चारण के बारे में ईशा शा सा, ये तीनों का भेद और हकार। अच्छा, क्या 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 भेद? श शा सा, 3 शा है ना। हाँ, असल में हिंदी में तो अब 2 ही श का उच्चारण होता है, मूर्धन्य श का तो होता नहीं। कन्नड़ में होता है अलग, अभी तीनों का। अभी तो खत्म हो रहा है। शंख श, षटकोण शा। हाँ, नहीं, उसका श का उच्चारण कैसे करते हैं? लकार, अच्छा, तावा, शा, और ईशा चकार। शा में चा है, शा में टा है, तो दूसरा सा, वो तो मालूम है। ये कुछ शब्दों को उच्चारण कराना ये करते थे। अच्छा, रिहर्सल्स वगैरह कैसे होते थे? सारे दिन होते थे या कुछ, माने उसका कोई बंधा हुआ नियम? सुबह जनरली सुबह 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे का होता था। और जिस दिन ड्रामा ना हो तो शाम को भी 5 बजे से 9 बजे तक। अच्छा, आमतौर पर ये ड्रामा क्या हुआ करते थे? कौन से ड्रामा? विषय पौराणिक ही ज्यादा होते थे। सोशल भी थे, बहुत थर्ड रेट भी थे। अच्छा, क्योंकि एक नाटक का नाम तो हिंदी में पता नहीं क्यों नाटक लिखा गया था कन्नड़ में, नाम तो चलती दुनिया। अच्छा, अरे वाह, दुनिया चलती है। वो बीच में एक हिंदी में थोड़ा बोलता था एक एक्टर। अच्छा, इसका कैसे, माने ड्यूरेशन कितना हुआ करता था? 3 घंटे से 4 घंटे। 3 घंटे से 4 घंटे अमूमन खींचता था तो 4.5 घंटे तक होता था। कितने बजे शुरू होता था ये थिएटर? 10:30 बजे रात में। 10:30 बजे शुरू होता था? क्योंकि सब लोग अपने घर जाके दुकान बढ़ा के घर जाएंगे, खाना खा के आएंगे, और जो
गांव से जो आते हैं, गाड़ी बांध के जो आते हैं, उनके हम्म। बिजनेस करने के बाद वो जगह कहीं चाहते हैं रात भर रहने के लिए, हम्म। फिर सुबह चले जाएंगे। अच्छा। तो इसलिए वो अक्सर रात को होता था। तो रात को 3 बजे खत्म होता था। 3 बजे खत्म होता था। अच्छा, ये नाटक कहाँ होते थे? इनके लिए पंडाल बनता था अलग से? वो उनका जिंक शीट का अच्छा कैंप, अक्सर 2 महीने 3 महीने कैंप होता था। अच्छा। तो मैं कुल 6 साल था कंपनी में। तो मैं 6 साल में मैसूर स्टेट के जितने भी शहर हैं, हाँ। कई शहर तो 2 बार 3 बार जाना पड़ा था। अच्छा। तो 23-24 शहर मैंने देखा अच्छा। कंपनी के साथ। अच्छा, रिस्पॉन्स अच्छी रहती थी, दर्शक आते थे? आते थे, जहाँ आते थे कंपनी कैंप छोटी हो जाती थी। मैंने 1 महीने में 15 दिन, कभी कभी तो 3 हफ्ते में खत्म करनी पड़ती थी, लेकिन बहुत लॉस होता था उससे। अच्छा और बारिश के मौसम तो हमेशा लॉस होता था। अच्छा। अच्छा। लेकिन मैं जब तक था चलता था। कभी कभी शायद बिल्कुल 1-2 महीने। अच्छा, कितने लोग होते थे कंपनी में? मेरे टाइम पर कम से कम 125 लोग थे। 125 लोग? थे। लेकिन उस कंपनी में 300 लोग थे पहले। अच्छा, तो ये 125 लोग क्या करते थे? उसमें 60 के लोग एक्टर होते थे, एक्टर एक्ट्रेस। अच्छा। उसके स्टेज हैंड्स बहुत होते थे, क्योंकि इतनी ट्रांसफर सीन होते थे। उसके बाद सारा मैनेजमेंट, दो कुक, पानी और गरम पानी बनाने वाला, हाँ। और हजाम। तुम्हारे जो भी- साउथ में तो स्नान के लिए गर्म पानी चाहिए ही। हाँ। और खासकर ड्रामा में काम करते हैं, इधर सर पर रंग लगाते हैं। हाँ। वो कंपनी में इतना पूरा रंग लगाया तो 2 बाल्टी, और अच्छा। थोड़ा रंग लगाया तो 1 बाल्टी। अच्छा। वो एक पानी का मल्लना आज मुझे याद है। हाँ। वो बड़ा पुलिस कभी पुलिस में था, क्योंकि वो यहाँ भी पुलिस वाली हरकतें करता था। अच्छा। डरा के काम करता था। रहने वगैरह की वैसे व्यवस्था अच्छी रहती थी? हाँ। सैलरी कितनी मिला करती थी अच्छे बड़े एक्टर्स को? अच्छे एक्टर को 350-400 तक मिलता है। 350-400, खाना पीना अलग से? खाना पीना। अच्छा। और कम स्टेज हैंड्स को थे 8 रुपये 10 रुपया, और मजाक में करते थे तुम्हारी तनख्वाह कितना है? 800 बोलता था। मतलब 800 मतलब 8 रुपये। 8 रुपये मिलता था। अच्छा। और मुझे तनख्वाह जब 2 महीने के बाद जैसे रोल किया तो मुझे 12 रुपये मिले। 12 रुपये हाँ, मिले। उसके बाद 3 महीने के बाद 15 रुपये हो गया, 20 हो गया, तो कंपनी छोड़ते छोड़ते 25 हो गया था। बस, उससे ज्यादा नहीं होता। और जब आवाज़ बदल गई तो मुझे जरा डर लग गया, अब क्या करें। कई लड़कों की आवाज़ बदलते ही बड़े लोग रोल के छोटे हो जाते हैं, छोटे के लिए बड़े हो जाते हैं हाँ। आवाज़ की वजह से। तो लड़के भाग जाते हैं कंपनी से, है ना, और बुरी संगत में भी पड़ जाते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया। उस वक्त एक कन्नड़ की पत्रिका थी, कर्मवीर, वार पत्रिका, मैंने वीकली। उसमें सेंट्रल 4 पेज जो है वो हरिजन का ट्रांसलेशन होता था। अच्छा। गांधी जी का। गांधी जी के हाथ। उसमें हिंदी के बारे में बहुत पढ़ने लगा था, राष्ट्रभाषा का। अच्छा। तब सोचा कि ये तब तो राष्ट्रभाषा पढ़नी चाहिए, हिंदी पढ़नी चाहिए। तो वहाँ कंपनी में रहते हुए हाँ। हर कैंप में जाकर हिंदी प्रचारक को खोलता था। तब हिंदी प्रचारक एक फैशन था बनना। उस जमाने में तो एक 25 साल में डांसर का कैसे हालत होती थी, बाल लंबे रख करके, एक आर्टिस्ट का शायरी कविता वाली, हाँ। कुर्ता वगैरह। हाँ। उस तो हिंदी प्रचारक की बड़ी हालत होती। लड़कियों को भगाने का काम या बदनामी, ये सब हिंदी प्रचारक को मिलती थी उस वक्त, और यंग लोग होते थे हिंदी प्रचारक। अब तो नहीं, अब तो तो तुमने बड़ा डैमेजिंग रिमार्क दे दिया। नहीं, उस वक्त जो इम्प्रेशन पड़ता था। तो हर कैंप में मैं एक हिंदी प्रचारक को खोजता था। वो भी एक कंपनी का आदमी होने की वजह से उनको भी दिलचस्पी थी, और मेरे लिए हिंदी प्रचारक होने की वजह से। अच्छा, तो हिंदी प्रचारक वैसे क्या करते थे तुम्हारी कंपनी में? माने ऐसा कंपनी नहीं थे। हाँ। ये तो मैं खोजता था, इस कैंप में जाते था, हाँ। मैं किसी से पूछते हिंदी प्रचारक कौन है। अच्छा। इस तरह से मैं दक्षिण भारत प्रचार सभा की सारी परीक्षाएं वही रहकर पास कर ली, अच्छा। कंपनी में रहकर। अच्छा। और गुब्बी कंपनी के मालिक वीरण्णा जी ने भी मदद की किताबें खरीदने के लिए। अच्छा। उनको अच्छा लगा कि कंपनी आकर भी पढ़ रहा है करके। उसकी दूसरी तरफ से एक म्यूजिक डायरेक्टर थे कंपनी के। हाँ। कंपनी भर्ती होते ही, दिन में टेस्ट किया था, भर्ती होते 15 दिन के बाद एक दिन रात को ड्रामा नहीं था, शाम को वो डेली रियाज करते थे वायलिन का। फिर अंधेरे में जाकर पाँव पड़ लिया, मुझे शिष्य बना लीजिए कहा था। उसके बाद उन्होंने मुझे हारमोनियम सिखा दिया। अच्छा। तो हारमोनियम, इसलिए मैं आज भी हारमोनियम में किसी भी नोट में बजा सकता हूँ। तो कंपनी का ना होता तो इतना भंडार भी जो है ट्यून का, वो कंपनी का ही है। अच्छा। और दूसरा एक यक्षगान का बैकग्राउंड भी है, वहाँ की फोक सॉन्ग्स का ट्रेडिशनल। लेकिन जो अब मुझे लगता है, अगर आप भी इतनी ट्यूनिंग मैंने कर दी, कितने नाटक किए,
वो सारी एक तरह से कहीं ना कहीं उसकी रिसोर्स चाहिए ना। अच्छा। अब रिसोर्स चाहिए लगता है वो कंपनी का है, तो कंपनी में अच्छा। खूब गाने होते थे। अच्छा जैसे कृष्णलीला की बात करें तो कम से कम कृष्णलीला में 30-35 गाने होते थे, अच्छा सबका मिलाकर। अच्छा, वो गान रिहर्सल नए नाटक का होता तो मैंने कहा कि जैसे कभी कभी रात को अगर सीनरी वगैरह हो, रात को सुबह 5 बजे तक भी करते थे रिहर्सल। कि मेरे जाने के बाद 3-4 नाटक नए हुए, अच्छा बाकी तो पुराने नाटक ही करते थे। एक कुरुक्षेत्र नाम का नाटक था, पहले पॉपुलर हो चुका तो दोबारा कर दिया। कृष्णलीला में ट्रांसफर सीन भी बड़ा, वो सारे पारसी स्टाइल का, वो रंगीन पर्दा, लिप्टन पर्दा। हाँ कुछ बताओ ना, दो एक यदि याद हो ट्रांसफर। हाँ वो तो मजेदार। हाँ उससे जो फ्रंट कर्टन होता था उसमें भगीरथ वाला गंगावतरण का पर्दा था। गंगावतरण का उसका भी है कंपनी में, क्योंकि वो उनके लिए लकी पर्दा माना जाता है। अच्छा, कंपनी अभी भी है गुप्ती कंपनी अभी कंपनी? अच्छा, अभी भी थिएटर हाँ, करती अभी है? उसमें 60-70 लोग हैं। अच्छा माने एक जमाने में 300 लोग थे, उसके बाद मैं जब गया तो 125 लोग हुए थे, अब उसमें 60-70 अब भी है। अच्छा, अभी भी टूरिंग करती है? टूरिंग करती है, लेकिन बड़े शहरों में नहीं आती, बेंगलुरु में अच्छा। जैसे नहीं आती, तो लोग देखते नहीं। हाँ लेकिन अब भी छोटे शहरों में, खासकर नॉर्थ कर्नाटक में एंटरटेनमेंट है ही नहीं। और अब भी कर्नाटक में कम से कम 14-15 कंपनियां हैं इस तरह की। अच्छा। और अभी भी एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी एकेडमी की ओर से, सारा रिसर्च करके आए तो 2000 लोग अब भी काम कर रहे हैं थिएटर में। अच्छा हालांकि हालत बहुत बुरी है, एक चेहरे पर तेज नहीं है, लगता है हर कोई काम करने वाला पता नहीं कब से छुट्टी मिल जाए तो अच्छा है, छुट्टी नहीं मिल सकती और दूसरा काम नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर रहना पड़ रहा है। उस तरह की और मेकअप करने का तरीका, बोलने का तरीका, एक प्रोफेशन है जरूर, क्योंकि करते करते उसमें एक पक्वता तो है, लेकिन लगता है ये सारे किस लिए, ये गंदे ऐसे बेईमानी नाटकों के लिए, और उनको जो कर रहे हैं उसका खुद को सब एक समझ भी नहीं, ये सब मालूम था और देखा था, और अब भी कर रहे हैं उसी तरह से। अब भी हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। कभी वो सोचा तो गुब्बी कभी वापस जाकर उसको एक प्रोफेशनल लेवल करें, बात को लगा कि सुधारना असंभव, वो बिल्कुल सुधार के बाहर है। तो ये नाटक जो घंटी वहाँ भी फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, थर्ड बेल होता था, उसके बाद वंदना होती रही लेकिन कभी कभी पर्दे उठा कर होते थे, कभी कभी पर्दे के पीछे होते थे। अच्छा कभी कभी नाटक में ही वो कथा के अंतर्गत होता। जैसे कृष्णलीला में क्या होता था, पहले वो प्रार्थना की चीज होता कि वो तो ऐसा करते हैं, वो स्टेज मिस्त्री जो है, मेन जो है स्टेज मास्टर, वो तो ऑर्केस्ट्रा पिट सामने होता था पार्सी थिएटर जैसे, हाँ तो इसलिए वो टक टक आवाज करने से मतलब है आप तैयार हो गए। उसके बाद घंटी टाना टाना बजाते थे, पर्दे ऊपर उठ जाता था। कृष्णलीला का सीन बता रहा हूँ, उसमें फिर समुद्र का सीन है। अच्छा समुद्र सीन के दोनों ओर नारद जी और देवता लोग, ऋषि लोग सब आ रहे हैं, बात और प्रार्थना से शुरू होती है। अच्छा और शेषनाग में विष्णु जी आ रहे हैं और लक्ष्मी पाँव दबा रही है, और कटआउट का एक ब्रह्मा नाभि से निकला हुआ कटआउट का है। अच्छा ब्रह्मा की साइज बड़ा छोटी होती थी, बहुत सारी गड़बड़ थी, हाँ लेकिन सीन के एक अद्भुत लगता है। उन्हें पर्दे वो कर्टन को यूँ हिलाते थे हाफ कर्टन से, हाँ उसमें रंग का समुद्र का रंग होता था, हाँ लाइट लगाते थे, वाटर डिमर की सिस्टम थी, अच्छा और ज़्यादा तो स्पॉटलाइट उस वक्त उतना नहीं था, तो अपने ढंग से लाइटिंग की व्यवस्था करते थे। अच्छा जैसे ये सीन इसके होने के बाद ही विष्णु जी बोलते थे आप निश्चिंत रहिए, मैं कृष्णा अवतार लूँगा। उसके बाद पर्दा गिरता था स्ट्रीट पर कर्टन। स्ट्रीट कर्टन ऐसा कर्टन था क्योंकि उसमें कर्टन लिखने वाले पर्टिकुलर एक लोग थे, उनकी भी अपनी समझ नहीं थी, कॉपी कर रहे थे। वो सारे कर्टन जो है इटालियन रोम स्कल्पचर है ना, अच्छा वही तरह बड़े बड़े गुम्बज, और उसमें वो बच्चे के देवता वाला यूँ हाँ। बैठना, ये रहना वरना, वो लोग इस तरह के पर्दे होते थे। अच्छा। और नीचे कोने में कहीं लिखा रहता था पेंटर बाबन्ना, कुछ नाम हो जरूर, सामने बैठने को दिखाई पड़ता था। और रोड जो है वो ईंट वाला होता है ना, यूरोपियन चेकोस्लोवाकिया में देखा होगा, उस तरह की रोड थी। और मतलब नारद जी इटली में रोम में घूम रहे हो ऐसा लगता है लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया था उस वक्त। और ये सीन होते नारद जी का गाना शुरू होता है और कहते हैं कि अनाचार बढ़ गया, हो गया, कंस अपनी बहन की शादी व्यवस्था कर दी है, वसुदेव की बारात निकल रही है और कंस खुद ही रथ चला रहा है। तो सेकंड सीन डीप सीन होता था।
डिस्क में कंस बैठते थे और रात एक रथ होता था, घोड़े भी होते थे। अच्छा, रियल घोड़े? रियल घोड़े होते थे। अच्छा उनके पास रियल घोड़े थे, तो बंदर थे, हाथी था। अच्छा तो घोड़े और हाथी तो मैसूर महाराज ने दी दिए थे। अच्छा और मैं जब गया था हाथी मर चुका था। अच्छा, मगर घोड़े थे? घोड़े थे, हाँ। और घोड़े के दोनों इस्तेमाल करते थे, मतलब ड्रामे में इस्तेमाल करते थे और लड़कियों को कंपनी से आने जाने के लिए टांगा रखे इसमें इस्तेमाल करते थे। अच्छा कि आदमी लोग तो पैदल चलते थे, कंपनी घर तो कम से कम 1.5 मील 2 मील दूर पड़ता था कभी कभी। अच्छा इसलिए लड़कियों के लिए वो टांगा का इस्तेमाल करते थे। मैं इस तरह से टांगा इस्तेमाल, घोड़ों का इस्तेमाल दोनों तरफ से होता था। और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी टांगा का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, टांग, हाँ, उस पर बैठ के बैंड बजा के, बैंड मैं जब तक बैंड सेट भी था। अच्छा ड्रामा शुरू होने से 2 घंटे से पहले वो पूरा क्लैरिनेट बैंड सेट पूरा बजता था। आधा घंटा, ड्रामा शुरू होने से आधा घंटे तक वो रिकॉर्ड गट इस्तेमाल नहीं करते उसका, ये बैंड सेट ही होता था। उसके बाद बंद हो गया क्योंकि इसको पालना मुश्किल होता था। जब रिव्यू करते हैं पहले तो और बड़ा बैंड सेट था, जिस सर्कस में होता था उस तरह से उन्होंने कंपनी में उन्होंने सोचा होगा। जब मैं गया तो बैंड सेट जरूर था, और वही बैंड सेट वाली एडवर्टाइजमेंट भी पूरे शहर में घूम के करते थे। दूसरे के एडवर्टाइजमेंट का दूसरा कोई तरीका नहीं था। और जो भी है, जितना बड़ा छोटा शहर भी हो, कंपनी तक जाती ही थी। कम से कम उसमें मुझे लगता है कि 3.25 हिस्सा एक महीने में ड्रामा देख चुके लोग। अच्छा, मतलब इतना असर तो एक छोटे शहर के लिए भी पड़ता है। आज जितना बड़ा शहर है और 1000 लोग मिलना मुश्किल होता है, हाँ। जैसे खासकर हिंदी में, लेकिन उस वक्त कन्नड़ में या तमिल में ये स्थिति थी। और इस सीन में इसमें ट्रांसफर सीन की बात भी बहुत इंटरेस्टिंग, सिर्फ 5 मिनट में 5 बार सीन चेंज होता था। वो होता कंस को आकाशवाणी हुई, ऊपर से एक लाइट वाला यूं घूमने वाला आ गया, और आकाशवाणी हुई कि तुम क्यों इतने इतराते हो, देवकी के 8वें गर्भ से जो पुत्र होगा वो तुम्हारा वध करेगा। इसके बाद वो जेल में डाल देता है। तो जेल वाला सीन है। जेल अगेन 2 हिस्से हैं, 2 फ्लैट लंबा, उसको मिला हाँ। और एक जगह में वो जेल का सीन था। जेल का मतलब उसमें सचमुच सलाखें लगी थी, लेकिन वो 2 डायमेंशन वाला, नॉट 2 डायमेंशन। पर अंदर उसने देवकी गा रहे हैं, कृष्ण को भगवान का नाम ले रहे हैं, तब एकाएक ब्लैकआउट होता है। बस विष्णु जी स्वयं खड़े हैं और पीछे साइकिल का एक प्रभा मंडल बनाया गया था। पीछे एक आदमी चैन यूं घुमाता था, ये घूमता था, उसमें बल्ब होते थे जो चकमक करते। वो कहते थे कि अभी मैं बच्चे के लिए प्रकट हो रहा हूँ, आप इसको नंदगो को ले जाइए। फिर टप होता था। उसके बाद एक तो कपूर की गुड़िया पुराने जमाने में होती थी, उसके अंदर बल्ब रखते थे, तो ये गोरा गोरा बच्चा ऐसा लगता था। अब देखो, अच्छा कपूर की गुड़िया? कपूर नहीं, असल में प्लास्टिक भी नहीं है वो। पुराने जमाने में गुड़िया जो होती थी, अच्छा, वो मैंने हम लोग क्या कचकड़ा बोलते थे या बबुआ बोलते थे, बबुआ जो हुआ करता था। अच्छा, रबड़ का होता था। हाँ। रबड़ का नहीं, दूसरे सॉलिड होता था। और उसके हाथ ये हिला सकते थे, क्योंकि बैका लाइट उसको शायद बोलते थे। होगा, हमारे तो कपूर बोलते हैं, कपूर नहीं है। अच्छा। बच्चा आता है, उसको तब जेल के सामने बड़ा लॉक है, ताला, उस पर एक छोटा स्पॉट है, उसमें उन्होंने गन परनेट सब रखी है। स्विच डालते हैं तो ठप करके आवाज आती है, लॉक खुल जाता है और उसके बाद जेल खुल जाता है। फिर अच्छा, ट्रांसफर करने का तरीका ऐसा था, स्टेज मैनेजर स्टेज हैंड्स दोनों तरफ खड़े रहते थे, उधर 9 इधर 9। स्टेज मिस्त्री जब तैयार होते ही उससे सीट बजाता था, फी करके सीट बजाते ही पटाखा बजता था। पटाखा बजने तो सारे बाजे जोर से बजते थे, मतलब स्टेज पर जो भी आवाज होगी सुनाई नहीं पड़ेगी, इतनी जोर से। उसके फिर स्टेज मिस्त्री फी बजाता था, तब लाइट आता था, मतलब ये सब तैयार हो गया। इसलिए कह रहा हूँ, उसके देव किसी में विष्णु प्रत्यक्ष होते हैं, फिर लॉक पड़ जाता है, उसके बाद ब्लैकआउट फिर होता है वो इसके सीटी के साथ, फिर दोनों हट जाते हैं। उसके बाद एक जंगल का कर्टन है, जंगल कर्टन में ये जाता है, उसके बाद फिर ब्लैकआउट होता है। फिर कर्टन तो एक नदी का सीन है, ऊपर से पानी बरस रहा है, और पानी बरसने के वसुदेव बच्चे लेकर ले जा रहे हैं, तब शेषनाग करते हैं। ये सब 1-1 मिनट का था। उसके फिर ब्लैकआउट फट होता था। फट होने के बाद फिर पीछे कहीं गोल्डन पलंग पर
यशोदा लेटी हुई हैं, वो बच्चा है, बच्ची है, वो बच्चे को ये लेता है, अपने बच्चे को वहाँ रखता है। फिर फट की आवाज़ होती थी, फिर वही जनरल कर्टन आता था। अब तो बारिश वाला नहीं, उसके बाद फिर फट होता था, वो जेल से आता था। और बस देवकी खोलती थी, अंदर आते थे, फिर फट होते, फिर नाराज का स्ट्रीट सीन होता है। इसलिए डीप सीन स्ट्रीट सीन ये सिस्टम है नाटक लिखने का, क्योंकि डीप सीन के लिए बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है, और प्रिपरेशन करके निकालना है, फिर नया लगाना है, इसलिए स्ट्रीट सीन होता था। जहाँ डायलॉग है, स्पीच है, तो हमेशा स्ट्रीट सीन में ही होता है। वो एक बैलेंस करने का तरीका है। भाई वो परसों वो 1084 में ये तो गड़बड़ी हो गई ना कि वो स्ट्रीट सीन जो ऐड कर दिया वो मुश्किल हो गई वैसे। अच्छा, तो तुम 6 साल तक तुम उस कंपनी में रहे? उसके बाद मुझे मार्कंडे रोल मिला, उसमें बड़ा अच्छा रोल किया मैंने। मार्कंडे भक्ति का। अच्छा 6 साल, लेकिन हिंदी परीक्षाएं पास कर ली विशारद तक, दक्षिण भारत भाषा सभा। अच्छा। उसके बाद कंपनी बंद की उन्होंने। तो अक्सर कई बार कंपनी बंद होती थी, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, फिर चालू होती थी। वो सारे सेटिंग का चीज़ें सारी एक जगह कहीं जमा करते थे। तो जब कंपनी बंद हुई, मैंने वीरनाथ से कहा कि मैं अब दूसरी किसी कंपनी में नहीं जाऊँगा। अच्छा। मैं पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा। विशारद के बाद प्रचारक परीक्षा एक थी, उसमें बेंगलुरु में रहकर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, 1 साल रेगुलर स्टूडेंट रह। अच्छा, तो काम क्या करते थे? नहीं, पढ़ना ही था, और ये 15 रुपये मुझे ये देते थे, मदद की उन्होंने। अच्छा। उसके बाद मुझे बेंगलुरु में ही मारवाड़ी 15 रुपए में रहना खाने के लिए गुब्बी कंपनी के 2 एक्टर्स जो थे, हाँ, जिन्होंने वंशवृक्ष प्रोड्यूस किया, हाँ। जीव अय्यर, अच्छा। दूसरे के बालकृष्ण, दोनों कॉमेडियंस थे। हाँ। ये भी दूसरी कंपनी नहीं गए, बेंगलुरु में रहे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रहो खाने पीने के लिए, तो खाने पीने का वहाँ खर्च होता था, बाकी तब तक ये वीरनाथ जी ने पैसा दिया था। अच्छा। 1 साल चला। 1 साल चलने के बाद मुझे कुछ और ट्यूशन्स मिलने लगे सेठ उनके पास, जितने ये यूपी के स्टेट्स जो मिठाई की दुकानें शुरू कर दी थी, अच्छा। उनके बच्चों के लिए पढ़ाने के, हिंदी पढ़ाने के लिए, क्योंकि व्यवस्था होती नहीं थी। अच्छा। तो मुझे उसमें नौकरी मिल गई। नौकरी मतलब ट्यूशन डेली 1 आवर टू। इसके अलावा मुझे मारवाड़ी स्कूल था। मारवाड़ी स्कूल में कोई टीचर टिकता नहीं था बाहर का, मैंने अपने देश का, इसलिए हम प्रचार को उनको जल्दी नौकरी मिलती थी। 58 रुपीज़ तनख्वाह मुझे मिले थे। उसके बाद कहा कि अगर मैट्रिक हो जाओगे तो 5 रुपये और बढ़ जाएगा। तब मुझे मैट्रिक होने की इच्छा थी। अच्छा। पहले सोचा मद्रास में प्राइवेटली मैट्रिक कर, लेकिन सारा इंग्लिश मीडियम था, सोचा कि मुझसे होने का। किसी ने कहा बनारस में हिंदी मीडियम, तो उसकी इसलिए मैंने इस बीच में शायद मेरा 8 साल पढ़ाई मेरी बंद है, पढ़ाई मतलब रेगुलर स्टडी। इसलिए मैं मैट्रिक जब हुआ बनारस से, एडमिशन एग्जामिनेशन जो कहते हैं, तो माने सच पूछा जाए तो अपनी भाषा से ज्यादा तुमने हिंदी की शुरू में हिंदी के साथ क्षेत्र में काम किया। और लेकिन ये कंपनी छोड़ने के बाद अंधों में कान्हा राजा मैं ही था, इसलिए मेकअप करना जानता था, पर्दा बांधना जानता था, इसलिए कहीं भी नाटक करना हो तो मेरी खपत ज़्यादा बढ़ने लगी। अच्छा। इसलिए नाटक से मेरा संबंध नहीं टूटा। और खासकर मारवाड़ी स्कूल में तो हर महीने बच्चों का कोई ना कोई प्ले करता था। अच्छा। और मैंने एक्सपेरिमेंट बहुत किया, चुटकुला अंकी का 3-3 मिनट का। अच्छा। 2 स्टेज बनाया था, 3 विंग, मैंने सेंट्रल 1 विंग, साइड विंग, हाँ। और एक पर्दा उठता था, 3 मिनट हो गया, अब गिर जाता ये उठता था। अच्छा। और सारे जो मैंने नाटक किससे बनाए थे, गहरे पानी पेट से। अच्छा। अच्छा। गहरे पानी पेट से गोयले का, हाँ। उससे बहुत चीजें ली थी मैंने। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, वो 3-4 मिनट का ही होता था। छोटे जोक होते थे, ऐसा जोक उसमें अभी याद आता है। एक डॉक्टर के यहाँ एक आदमी जिसके आंखें खराब हो गई, नज़र खराब हो गई, वो जाता है और डॉक्टर पूछते हैं कि क्या तकलीफ है, तो बोलते हैं कि मुझे हर चीज़ 2-2 नज़र आती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप चारों की यही शिकायत है? मैं असल में उसको 4-4 नज़र आते हैं। अच्छा। एक ऐसा जोक्स बहुत है हाँ। गहरे पानी पेट में। अच्छा। उस वक्त मैं सारे ज्ञानपीठ की सारी किताबें मैंने खरीदी थी, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करता था। सर 40 चुटकुला अंक बना के 2 घंटे का प्रोग्राम बनाया था। अच्छा। अच्छा। इसके अलावा मेरा बचपन के वही दोबारा वो नाटक सारा किया, वो पंडित जवाहर वहाँ भी मैंने कर दिया, गोपाल वाला भी कर दिया। मैंने पार्ट नहीं किया, लेकिन हाँ। ड्रामा करा था। उसके बाद सचमुच उसने थिएटर बनाया उस पारोड स्कूल में। अच्छा। और कंपनी टाइप के ही पर्दे रंग, क्योंकि मेरा तो तब मेरा संस्कार, मेरा अनुभव उतना ही था। हाँ। इसलिए वहाँ भी मैंने वैसे ही कार्टून लगवाए थे। अच्छा। मैं इसलिए कर रहा था, वहाँ भी करवाया है। ड्रामा स्कूल
भर्ती होने के बाद फिर गया तो मैंने पूछा ये क्या किस तरह कर्तन आपने बनाया, कहा उन्होंने कहा कि आपने ही बनवाए थे। तो बनारस परीक्षा पास कर ली, मैं उसी स्कूल में रहा, इंटरमीडिएट भी किया प्राइवेटली, ग्रेजुएट भी करने उन्होंने किया, लेकिन कहा मुझे अब मैं बनारस जाकर पढ़ूंगा, मुझे हिंदी के प्रदेश में जाकर पढ़ना है। तब उनको बुरा लगा, 1 महीने की तनख्वाह काट ली। अच्छा। लेकिन मैंने सोचा कभी जाना तो है ही, किसी को कहा नहीं, जाने की जो खर्चा करना था बनारस तक पहुंचा। एग्जामिनेशन कर BA के लिए आया था, BA के आने के उसी वक्त मैंने कुछ लोगों से कहा था कि यहाँ रहूँगा आऊँगा, या बनारस आने के बाद सब कुछ चिट्ठी लिखी, मैं आ चुका हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ, पढ़ने बड़े प्यास लेकर आया हूँ। और काशी विश्वनाथ को मैंने एक्सप्लेट किया, काशी विश्वनाथ की हाँ, और उनके चरणों में आकर बैठ पड़ा हूँ। अब आप जब मदद नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो फिर गंगा की ही शरण है, ऐसा कुछ लिख दिया था। गुब्बी वीरण्णा को भी लिखा था। अच्छा। गुब्बी वीरण्णा और पत्नी जयम्मा, उनकी 2 बेटियाँ मिलाकर वो कुल मिलाकर 60 रुपये वो बेचते थे। अच्छा। उसके बाद एक मेरा जर्नलिस्ट फ्रेंड था, कुल मिलकर मुझे 90 रुपये मिलते थे। अच्छा। तो उस 90 रुपए में तो बनारस में बहुत आराम से उन दिनों चल जाता रहा होगा। हाँ, और उसके बाद म्यूजिक भी भर्ती हो गया। अच्छा। बीच में छोटी सी घटना तो हुई, क्योंकि दाढ़ी थी मेरी लंबी, हाँ। इसलिए वहाँ RSS वाला का बड़ा जोर है, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे भी लगा एक बार देख लेते हैं। तब तक RSS की बात, उसके पहले मैं बेंगलुरु में कम्युनिस्ट पार्टी संबद्ध था, हालांकि कार्ड होल्डर नहीं था, कल्चरल सेल ऐसा कुछ होता है, लेकिन मेरा हमारा रुख उसी वक्त उस तरह था। लेकिन मुझे उस वक्त इच्छा होती थी हर चीज़ को जानना है, और इसलिए जब लेके गए तो मैं गया, 15 दिन में एक शाखा में काम करता रहा। उसके बाद बचना चाहा, बच्चे कोई रास्ता नहीं मिला, तो ये कहा ख्याल है कि म्यूजिक यहाँ इवनिंग क्लासेस चलते हैं और म्यूजिक क्लास अटेंड कर लेते, ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो शाखा वाले छोड़ते नहीं, एक बार पकड़ ले तो फिर जो कितना चुपके रहे। ओंकारनाथ ठाकुर जी थे उनके। अच्छा। तो मैं म्यूजिक पढ़ती हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी। हाँ, इधर MA और यूनिवर्सिटी। MA तुमने हिंदी में किया? हिंदी में। हाँ। और पंडित जी थे, नामर जी थे, नामर यंगेस्ट थे। किस सन में किया तुमने MA? मैं 58 में किया, 56 में भर्ती हुआ था। 56 में भर्ती, 58 में किया। अच्छा, तो वहाँ बनारस में भी थिएटर की एक्टिविटी वहाँ भी चालू है? कन्नड़ संघ था, कन्नड़ संघ में ड्रामा करता तो मैं ही होता फिर अगेन। हाँ। इसके अलावा फिर यूनिवर्सिटी में भी छोटे छोटे गीत बेचता हूँ, इसको मैंने ड्रामेटिक ढंग से गाना गाता था। भवन प्रसाद का याद है क्या? गीत बेचता हूँ, जी हाँ, मैंने शब्द जोड़ दिए थे। हाँ। गीत बेचता हूँ, जी हाँ, गीत बेचता हूँ। हाँ हुजूर, रियली सर, व्हाटएवर यू लाइक। गीत बेचता हूँ, जी हाँ, गीत बेचता हूँ। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। ये गीत जरा दर्द भूल गया था, यह गीत जरा सुने में लिखा था, ये गीत वहाँ पुणे में लिखा था। ये गीत बवाल की हवा है हुजूर, ये गीत सफेद की दवा है सरकार। हाँ, ऐसे ऐसे इस तरह का मैं ड्रामा करके इसको सुनाता था। उसके बाद PhD के लिए करा दिया और MA करने के बाद शादी भी कर ली। शादी करने के बाद शादी वहीं बनारस कर्नाटक। अच्छा, इस बीच में घर से संपर्क तुम्हारा? घर से संपर्क बहुत कम था। बहुत कम था। अच्छा, तुम्हारे भाई बहन और होंगे? 3 भाई 2 बहन, मैं बड़ा हूँ सबसे। अच्छा। लेकिन खबर मिलती थी, कंपनी में आने के बाद भी हर 2 साल हर 1 साल जाता था। अच्छा। जाता था, गाता था, लोग सब आते थे, रोते थे, औरतें अक्सर खासकर रोती थी, क्योंकि पिताजी बहुत पिटाई करते थे बचपन में हर चीज़ के, छोटी छोटी गलतियों के लिए। इसलिए औरतों को रोना आता था गाना सुनकर, देखो इतना अच्छा लड़का और उसका बाप कैसा पिटता था करके। इसलिए वो एक बड़ा एक टची, लेकिन नहीं तो संबंध कम ही था। और बनारस में भी नाटक से संबंध, और उसके बाद एक शिक्षक, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, हिंदी शिक्षक कॉन्फ्रेंस। उसमें कोणार्क नाटक उसने डायरेक्ट किया, उसमें रोल करने का मौका मिला। तो सब लोग पसंद किया गया, क्योंकि स्टेज प्रेजेंस वाला जो संस्कार मुझ में था और किसी में नहीं था। बाकी लोग अपना रोल करके बोल के फिर चुप खड़े होते थे, लेकिन मैं तो कुछ ना कुछ करता था, इसलिए भी सब लोग तो अलग है, तो अलग है, और कोई ऐसा टैलेंट है, कुछ ऐसा समझने लगे होंगे। और PhD के बाद क्या हुआ कि मुझे ऐसा PhD भी किया तुमने? PhD के लिए रजिस्टर कराया था। अच्छा। उसी सिलसिले में आया था आपसे मिलने के लिए 9 साल के बाद। लेकिन उसके बाद थीसिस सबमिट की नहीं है। मैंने उस बात को भी कम से कम 20 बरस हो रहे होंगे।
भारतीय रंगमंच और हिंदी नाटक ये सब देखा। अच्छा अच्छा। आपसे जालान साहब से सबसे मैं इंटरव्यू लिया था। नहीं, हमको ख्याल है उस मकान में, हमारे 85 नंबर वाले मकान हाँ। में तुम आए थे, तो 15 साल तो हमको इस मकान में ही आए हो गया, उससे पहले की ये बात। हाँ हाँ, उन दिनों मैं खुद भी कुछ नाटक लिखता, छोटे छोटे, अच्छा। अलग अलग जो कहानी याद है और इस तरह नाटक लिखा, अकेला एक भी नहीं करता था। इसलिए हर हॉस्टल के जो हॉस्टल डे होता है ना, तो मेरा एक प्रोग्राम जरूर होता था, इसलिए एक एक्सपर्ट हो गया था। और वो वेणुशंकर झा वाइस चांसलर थे, वो बहुत उन्होंने पसंद किया और मेरे लिए बहुत रिकमेंडेशन लेटर्स कहकर बहुत दिया। 2 साल पीएचडी के लिए तो कर दिया, उसके बाद लगा मुझे ठीक थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, तो डांस स्कूल अप्लाई कर दिया। शादी हो गई थी और सोच रहा था मैं डांस स्कूल भर्ती हो जाऊंगा और प्रेमा को गांव भेज दूंगा, लेकिन उसने भी दूसरे एक नौकर की टीचर की, क्योंकि पहले मैडम थी, उसने भी मुझे बिना बताए ही, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स रोज हमारे मैडम थी, मैंने हमने स्कूल टीचर थी। अच्छा टीचर, मैडम कहते हैं ना, हाँ। स्कूल टीचर थी। अच्छा। और मेरे साथ आने की वजह से टीचर, लेकिन उसको लगा कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो वो वापस जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे बताए बिना ही उसने भी अप्लाई किया एक मास्टर के लिए। और ताज्जुब ये है, जब इंटरव्यू के लिए गई तो उसने कहा मैं कलकत्ते जा रही हूँ। कलकत्ते में अच्छा, ये पीएचडी का जब रजिस्ट्रेशन हुआ उस वक्त बीएच में गड़बड़ शुरू हुई, 3 महीने के लिए बंद रहा मेरे से। तब मैं कलकत्ते में था, कलकत्ते में रंगमहल में कौन सा ये माया मृग नाटक चल रहा था, विश्वरूपा में खुदा चल रहा था। अच्छा। और बहुरूपी संडे शायद इंपीरियल थिएटर में कुछ होता था, पुतलेर खेला शायद उन दिनों, पुतुल खेला। अच्छा। लेकिन मुझे एक वो एडवर्टाइजमेंट का ढंग और वो उसमें जो तस्वीर देखी डर लग गया और हिम्मत नहीं की, इसलिए मुझे कंपनी का असर था ना, इसलिए कंपनी की तरह के नाटकों को ही देखा, खूब नाटक देखा मैंने। और यहाँ हमारे एक मेरे वाइफ के कजिन्स ब्रदर यहाँ था, बोल्टा, इसी रासबिहारी एवेन्यू में। तो 3 महीने में बंगाली सीखी यहाँ, पूरा खूब बंगला ड्रामा पढ़ता रहा, देखता रहा। उसके बाद मैं बनारस गया, वो रजिस्टर तो हो चुका था, लेकिन ये 3 महीने को मैंने यहाँ उपयोग किया था, इसलिए कहना चाहता था। उसके बाद म्यूजिक भी कंटिन्यू किया, उसके बाद अप्लाई किया तो दोनों को एक साथ मिल गया एक्सेप्टेंस। हमको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन दिनों बहुत खराब दिन थे हमारे। मैंने बनारस गंगा में एक बार आत्महत्या करने के लिए भी गया था। अरे बात यह थी, पहले साल तो पत्नी आई, मुझे कोई स्कॉलरशिप कुछ नहीं मिली। पंडित जी ने वादा किया, साल के बाद देते हैं ना जनरली स्कॉलरशिप, अगर होगी तो हिंदी वालों के लिए स्कॉलरशिप होती थी, लेकिन मुझे फर्स्ट ईयर नहीं मिला तो बड़ी मुश्किल हुई। तो पत्नी को छोड़ दिया मद्रास में, मैं अकेला आया, और सास शादी के 1 साल के बाद, और वो भी वहाँ खुश नहीं थी। लेकिन तैरने क्या बोलते कूद तो पड़ा, थोड़े 1-2 बार गुटक भी लिया, गुटक लिए तो थोड़ा जर्क मिला, लेकिन तैरना आता था ना। और पानी साइड में क्या होता है कि यूं आकर यूं लौटता है, मझधार में जाते तो बह जाते, लेकिन हम तो क्योंकि सितंबर का महीना पानी तो पूरा था, लेकिन किनारे में पानी वापस आ जाता है, और मैं तैर गया। मैंने सचमुच तुम गंगा जी कूद पड़ा पानी को 2-3 बार गुटक किया। अच्छा। उसके बाद तैरना आता था ना। ओहो, हमने समझा कि तुम मैंने एलोगोरिकली बात कर रहे हो। ओह, एक्चुअली सचमुच आत्महत्या करने अरे की कोशिश की। अच्छा। ऐसा लगा था कि एमए तक कैसा चमकता सूरज जो है एकदम अरे बाबा, पड़ गया, क्योंकि दाढ़ी मुझे मुड़ा दी थी, मुझे लगा दाढ़ी मुझे मुड़ाने से कैसा होगा। इसलिए हमको विश्वास नहीं हुआ दोनों को। जब ये तरह से एक्सेप्टेंस का मिला तो एक तरह से अच्छा हुआ। तो दिल्ली गए, लोधी कॉलोनी में एक सेंटर कमरा रह के 35 रुपये में मिला। वो टीचर करती थी अरविंदो मदर स्कूल, उसमें मैडम थी, और मैं ड्रामा स्कूल जाता था। 3 साल ट्रेनिंग कर लिया। ये सन कब तक? ये 60 से 63 तक। 60 से 63। इसी बीच नेहरू जी के पास वो आदरंगा चला वाला सुनो जन्मजय का एक ड्राफ्ट आया था, उनकी समझ में नहीं आई थी, तो मैंने अंधा आद्या का सुनो जन्मजय का कन्नड़ का रख के फिर हम दोनों मिलकर ट्रांसलेट किया। तो आपको मालूम है हम दोनों का नाम है। तो अब तो ड्रामा स्कूल में था अभी, और उसके बाद नाटक शुरू करने वाले थे उसके बाद।
जब सुनो जन्म मोहन महर्षि ने किया सफल हो गया तो शिवपुरी को जरा जलन हो गई, क्योंकि मोहन महर्षि दोनों राजस्थान से आते थे। उसने कहा कि और एक प्ले चाहिए, तब उसी वक्त तुगलक मिल गया। लेकिन ये स्कूल ने नहीं कराया, बल्कि इस तरह से मित्रों ने बात करके मैंने कहा तुगलक एक ड्रामा अच्छा है, और मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया, वो भी मालूम है आपको। और उर्दू कैसे ट्रांसलेट किया, उर्दू के सारे जितने नाटक थे सारा पढ़ के शब्दों की इकट्ठा किया, अच्छा। कोर्स रखा, एक अच्छा। महीना थोड़ा सा कौशल ने मुझे हेल्प किया उस वक्त। अच्छा। तो एक महीने में तुगलक खत्म किया। अच्छा। और वो कब किया था, तब तो स्कूल छूट गया था। स्कूल छूट के सरदार पटेल विद्यालय रखे लोधी स्टेट में, हाँ। और शांता गांधी का संबंध था। और मुझे मालूम था कि ड्रामा स्कूल छोड़ते ही हुई नौकरी थोड़ी मिलेगी ड्रामा में। तो मुझे लगा मुझे पेट भरने के लिए दूसरा काम करना चाहिए, तो जो टाइम मिलता है उसमें काम करना, नाटक करना चाहिए। पटेल स्कूल में टीचर बन गया और वहाँ ड्रामा करता रहा, हिंदी पढ़ाता रहा, क्योंकि वहाँ तब ड्रामा के लिए पोस्ट नहीं था, अब बन गया। अब जो भी है उसको सिर्फ ड्रामा ही करना पड़ता है और कुछ नहीं। उस वक्त मुझे 22 पीरियड मिलते थे हिंदी की, हिंदी क्लास लेता था, होम क्लासरूम टीचर भी बनाया था मुझे। अच्छा। लेकिन मैंने इंटरेस्ट लिया था, इसलिए मेरा बहुत बड़ा असर है वहाँ। और वहाँ बच्चों को प्ले फिर शुरू किया। अच्छा। सबसे पहला वर्ष मैंने लिया प्ले, शांता जी भी आई थी, एक लेख उन्होंने किया, मैंने एक बुद्धू रामचरित्र करके एक नाटक बनाया। अच्छा। उसमें फिर 40 बच्चों को लिया। अरे वाह। और शांता जी ने भी एक 40 बच्चों को लिया, इसलिए बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा। तब उसमें थिएटर नहीं था, एक बड़ा स्टेज था, उसी पर टेंट लगा के नाटक करते थे। और दूसरे साल में मैंने ताशेर देश किया। अच्छा। इनका ही अनुवाद था, बाबू अग्रवाल का अनुवाद था। अच्छा। ताशेर देश का, रविंद्रनाथ का। हाँ। उसमें 70 लोगों को लिया मैंने, अच्छा। संख्या बढ़ती गई। उसके बाद और एक प्ले किया, और एक बार किया पंजरशाला। पंजरशाला जो है टैगोर की कहानी, तोते की कहानी। अच्छा। आपको मालूम होगा, तोते को सिखाने के लिए ध्यान राजा दीजिए। कोशिश करता है। हाँ। उसको मैंने एक प्ले बनाया। अच्छा। उसमें मैंने 100 बच्चों को लिया, मैं 100 बच्चों को पैसे लेते रहा, और हर महीने कुछ ना कुछ करता रहा बच्चों के लिए। पटेल जयंती के लिए पटेल के लिए, गांधी जयंती, सॉन्ग और एक्टिंग ऐसा होता ना, इसमें तो ग्रुप चाहिए, शब्द करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हाँ। ग्रुप मूवमेंट, और गाने वाला का अलग होता था। हाँ। इस तरह से पैंटोमाइम जैसे होता है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेने का मौका मिला। उसके बाद डेविड हॉर्सबर्ग का एक प्ले है पंचतंत्र पर आधारित, अनग्रेटफुल मैन। अच्छा। पंचतंत्र पर है, कृतज्ञ। उसमें तो 250 लोगों को लिया। अरे बाप रे, तो कैसे उसमें मैनेज? नहीं, तब तक स्टेज बन गया, थिएटर बन गया था। जैसे बंदर 30-40 बंदर, और नदी के लिए 35 लड़कियों को इस्तेमाल किया, ब्लू साड़ी पहन के, मैंने उसमें नदी को उतार चढ़ा वगैरह। अच्छा। इस तरह से महल है, महल तो बच्चे ही पकड़ के आते थे, खंबे बनते थे और आर्चेस लेकर सीधे एंट्री करते थे। अच्छा। या एक काशी, उसमें काशी का दृश्य आता है। दृश्य के लिए जब आदमी चलता है तो घर मकान पीछे चले जाते हैं ना, हाँ। तो घर मकान पीछे चलने के सचमुच में लड़कों को लेकर अच्छा। और 2 डायमेंशन वाला टाट में बना के। अच्छा। और मुझे तब बच्चों का जुड का ह्यूमन टोटल मिल जाए, क्या क्या कर सकते हैं, यह मुझे सचमुच मैंने बहुत सीखा। ये बात कब की होगी? सन ये सारे 63 से लेकर 70 तक, 63 से लेकर 70 तक। और शायद 68 में 68 में मैं आया था इधर, एक 4 दिन छुट्टी लेकर उसी स्कूल से। अच्छा। उन्हें तनख्वाह दी थी, ये 9 साल होने को आया था। अच्छा। फिर 60 में 58 में रजिस्टर कराया था। हाँ। नेचुरली 9 साल का मतलब है 57 में, मतलब 67 में मैं आया था। 67 में। हाँ। और मुझे और 2 साल ज़्यादा मिल गया था। 9 साल का शायद टाइम लिमिट होता है। 5 साल के नॉर्मली रहते नहीं, मैं उस वक्त 9 साल का था, 2 साल वहाँ रहे ना, हाँ। 7 साल उसके बाद ले सकते। अच्छा। उसके साथ ही मैं आया था, लेकिन उसके बाद ही जैसे यहाँ से लौट गया, मुझे कल्चरल मिनिस्ट्री के लिए कल्चरल एक्सचेंज वाला प्रोग्राम 5 कंट्रीज का मिला। अच्छा। तो उसमें 4 महीने मुझे मौका मिला था घूमने का। वही ईस्ट बर्लिन, उसके बाद ईस्ट बर्लिन से हंगेरी से रोमेनिया, बल्गेरिया, यूगोस्लेविया, 5 कंट्रीज का। अच्छा। उसमें 3-4 महीना, जो कि मैं कल्पना ही नहीं कर सकता था बाहर जाऊंगा, बाहर घूमूंगा। पता नहीं कपिला जी की क्यों सोचा कि मुझे भेजने की, ताजुब था। और देशांतर शुरू तो हो गया था उस वक्त, ये शुरू होने वाला था। देशांतर जरूर हो गया रहा। 68-69 के करीब देशांतर शुरू हुआ।
और ये कब हुआ था? 65 में ना? फेस्टिवल जो हम लोगों ने हाँ। किया था 64 64 दिसंबर तब 64। तो पटेल स्कूल भर्ती हुआ था हाँ, और नाटक शुरू होने वाला था। उसमें तो आए थे तुम मैं आया 64 था। वाले फेस्टिवल में? मैं अपने खर्चे से आया था। अच्छा अच्छा, वो भी बड़ा शानदार फेस्टिवल हुआ था। आज तक हम लोग उसको याद करने लायक था। याद करने लायक फेस्टिवल। एक तो ये कि तब आपका एक नटरंग में कहीं आपका रिव्यू पड़ा था, उसमें एक शब्द मैं सबको लड़कों के साथ बता रहा हूँ। हाँ, क्या? था कि अलका जी के ईडीपस प्रभावित तो किया, द्रवित नहीं किया। अच्छा। और सीता वनवास को आपने हाँ। कहा कि उसको देखकर सच सामान्य दर्शक भी हाँ। द्रवित हो उठता है। कहीं पढ़ा था मैंने, लेकिन कहाँ याद। लिखा होगा। फिर पटेल स्कूल में ये बच्चों के प्ले और देशांतर शुरू होना। दिशा शुरू होने के बाद तब तक तुगलक देशांतर में तुम थे शुरू में? शुरू में था। अच्छा। मैं क्या शेयर था, एक तो ट्रेजर था। अच्छा। उसके बाद खामोश अदालत मैंने किया, उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा माना गया। और अच्छा। प्रेम पत्नी प्रेमा ने भी किया था, काशीकर, मिसेस काशीकर। अच्छा। इसके किन बाद किन नाट्य दलों से तुम संयुक्त रहे? शुरू में तो ब्रजेश शर्मा के साथ रहा। अच्छा। उनके प्ले के कोई लोग पसंद नहीं करते थे। प्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा कहने की बात तो नहीं। दूसरा कन्नड़ भारती एक संस्था हाँ। दिल्ली में शुरू हुई, हाँ। जो बेंगलुरु में नाटक नहीं होते थे इतने अच्छे होते थे, क्योंकि हम इसमें शामिल को सत्युग भी थे उस वक्त। अच्छा। और सत्युग होने की वजह से शमा भी, हालांकि शादी नहीं हुई थी, हिंदुस्तान थिएटर संबद्ध है ना, इसलिए। और 2 आदमी वहीं की बड़े सीरियस आदमी थे, इसलिए कन्नड़ भारती एक 5 साल खूब चला। अच्छा। कन्नड़ में तुगलक पहली बार किया। अच्छा। आद्यज के 3-5 नाटक मैंने डायरेक्ट किए, और लंकेश के अब्सर्ड प्लेस को हमने किया। अच्छा। और देशांतर साथ भी संबंध होने की वजह से हाँ। तो थिएटर का एक अच्छा, सॉलिड। इन सारे नाटकों का निर्देशन तुमने किया? अपने नाटकों में किस नाटक को तुम मैंने पहला महत्वपूर्ण निर्देशन? उस तरह से बेंगलुरु में जो किया था एक, लेकिन सचमुच मेरा स्कूल का संस्कार, मैंने स्कूल में जो सीखा था, और बचपन का संस्कार, दोनों का सही उपयोग जो था हरिवदन ही था। हरिवदन। और देशांतर के लिए किया था हरिवदन। अच्छा। बजाज देवदत्त था, हाँ। और एक मीनाक्षी लड़की अच्छा। राजस्थान की थी, अच्छा, जो दिनेश ठाकुर की वाइफ हो गई ना, अच्छा। वो पद्मिनी थी। अच्छा, किस सन की बात ये होगी? 65 है शायद। 65। अच्छा। अच्छा। नहीं 65 नहीं, सॉरी, तो 70 में 71 77। वंशवृक्ष फिल्म बनाने के बाद अच्छा। हरिवदन किया। अच्छा। अच्छा। वंशवृक्ष मैंने फिल्म बनाई थी 71 में। अच्छा, हम लोग फिल्म की बात बाद में करेंगे, पहले तुम्हारे नाटक की बात नहीं, करेंगे। वो क्योंकि कर्नाटक आना, हाँ। वापस जाना, ये सारा हो गया था। हाँ। तो इसके बाद फिर और कौन कौन से नाटकों का निर्देशन किया तुमने? बहुत से किए हैं इस बीच में। फिर कन्नड़ भारती के लिए सबसे ज्यादा किया। हाँ। उसके बाद हर साल बेंगलुरु जाता था अच्छा। छुट्टी में। आदिरंगाचल वर्कशॉप करते थे, हाँ। तो वर्कशॉप के लिए दो तीन ड्रामा करने पड़ते थे। अच्छा। उसमें एक जयशंकर प्रसाद जैसे संसा, एक कन्नड़ के पुराने नाटककार हुए, अच्छा। उनके नाटक ज्यादा करता था। संसार। समसर उसका नाम। समसर। समसर, SAMASA। अच्छा, समसर। समसा। समसा। अच्छा। और उनका हिस्टोरिकल प्लेस ज़्यादा करते थे। अच्छा। वो भी हिस्ट्री भी मैसूर हिस्ट्री थी, अच्छा। इसलिए मुझे बहुत पसंद आया वो लैंग्वेज, उसकी पकड़ वगैरह। किसी ने हिम्मत नहीं की थी उस वक्त, मुझे पसंद आया। उसमें तो शेक्सपियर का भी असर ज़्यादा था, इसलिए वो DL राय का नाटक पहले से DL राय के नाटकों का बड़ा प्रेमी रहा दक्षिण भारत प्रचार सभा की वजह से। दक्षिण भारत की प्रचार सभा में जो नाटक पढ़ने के लिए रहता था, हिंदी का ओरिजिनल नहीं था, सारे DL राय के नाटक होते, नूरजहाँ, मेवाड़ पतन, राणा प्रताप। अच्छा। इसलिए भी मुझे जब बंगाली नाटकों से ज़्यादा संबंध रहा। और कंपनी में जो नाटककार आते थे, खास करके पुट्टस्वामी नाटककार थे, हाँ। वो बंगाली नाटकों से DL राय से बड़े प्रभावित थे। अच्छा। उन्होंने चंद्रगुप्त जो कन्नड़ में लिखा था, वो DL राय का ही अनुवाद था, अच्छा। इसलिए उसका भी संबंध रहा। और स्कूल में पटेल स्कूल का काम ड्रामा का, और देशांतर कन्नड़ भारती, एक तरह से मुझे बहुत ही तीनों ने थिएटर में ज़्यादा बांध रखा। और हर साल 2 महीने के लिए बेंगलुरु आना, अच्छा। इसे बेंगलुरु संबंध था। और मुझे तब बीवी कारण था दिल्ली लिखते थे, अच्छा। क्योंकि उसके एक असर भी पड़ता था कि हाँ, दिल्ली का है। दिल्ली से। तब तक NSD का कोई असर नहीं था बेंगलुरु पर। और उसके बाद
6 साल स्कूल 7 साल रहा पटेल स्कूल में। अच्छा। उसके बाद वंशवृक्ष फिल्म बनाने के लिए मौका मिला। हाँ। मौका मिला, वंशवृक्ष पहली फिल्म थी। पहली फिल्म थी, गिरीश और हमने दोनों मिलकर की। हाँ। लेकिन बुलाया तो फिल्म बनाने के लिए, एक 9 महीने तक कोई पैसा नहीं मिला, इकट्ठा हुआ। तो मैं समझा नहीं, 1 साल की छुट्टी मांगी थी पटेल स्कूल से, उन्होंने छुट्टी दी तो वापस आ जाओ करके। मुझे मालूम था तो वापस जाना होगा या नहीं। हालांकि प्रेमा तब तक ड्रामा स्कूल खत्म करके, जैसे मैंने ड्रामा स्कूल छोड़ दिया, 1 साल के बाद उसको ड्रामा स्कूल भर्ती करा दिया। अच्छा। उसके 69 खत्म हो गया शायद, 69 या 70 में। उसके बाद फिर वो पटेल स्कूल में मैडम बन गई, तो मैं छोड़ दिया ना, वहाँ बन गया। तो वो इसलिए हमारा तो संबंध ऐसा रहा कि मैं वहाँ रहता था, तो यहाँ रहती थी, यहाँ रहती तो वो मैं वहाँ रहता था। अक्सर हुआ, सिर्फ कहना चाहिए चौमन जुड़ी के बाद ही 3 साल 4 साल इकट्ठे रह कर लोग, नहीं तो इकट्ठे रहना हमेशा असंभव होता। बच्चे तुम लोगों के हैं? नहीं, इसलिए वो भी एक वो होते शायद ज़्यादा आना जाना होता। तो वंशवृक्ष टाइम पर वो 9 महीने नहीं हुआ तो मुझे नाटक ही करना पड़ा फिर। अच्छा। तो लगातार 12-13 नाटक किए 9 महीने में। अच्छा, बम्बई में ना, बेंगलुरु। अच्छा। हाँ, फिल्म तो बंगलोर में बनी है। और सबसे पहले कि इंद्रजीत मैंने स्वयं ट्रांसलेट करके अच्छा। 7-8 लोगों का ग्रुप बना के और पूरा कर्नाटक घूमा, बहुत असर पड़ा उसमें। अच्छा। क्योंकि सेट वेट कुछ नहीं था, 7 कुर्सियाँ जब कहीं भी मिलती थी, और अपने गांव में उसमें जाना पड़ा। अच्छा। अपने गांव में पिताजी भी आ गए थे उड़पी में, और पिताजी माता जी आए तो उनको अलग स्पेशल कुर्सी लगा के उनको बिठाया था। उसमें मुझे कहा आखिर मुझे भगवान नहीं चाहिए, कुछ ऐसा है ना डायलॉग अंत में, मुझे तीर्थ नहीं चाहिए, तीर्थ यात्रा चाहिए, कुछ ऐसा है। पिताजी ने उसके बाद कहा ऐसा क्यों कहते हो, भगवान नहीं चाहिए, तीर्थ नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने समझा कि तीर्थ मिले तो फिर क्या फायदा, नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यात्रा लंबी होनी चाहिए, इसका मैंने कर दिया। हाँ, उपनिषद में भी कहा करके उन्होंने फिर अपने आप को संतुष्ट कर दिया। उसके बाद फिर एक गांव में गया, वो सुब्बण्णा एक नाम है, अपने थिएटर में नाम जानने के बाद है, हगोड़ गांव में उन्होंने थिएटर बनाया। अच्छा। अब ड्रामा स्कूल भी उन्होंने खोला है। अच्छा। फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स भी करते हैं गांव में। अच्छा। बिल्कुल पहाड़ गांव, पहाड़। अच्छा। बहुत सुब्बण्णा नाम सुना हुआ और है। शकुंतला किया था, लोग शाकुंतल किया था ड्रामा स्कूल के लिए। अच्छा। अच्छा। और बहुत ही पहुंचा हुआ है। अच्छा। और थिएटर में और फिल्म में कन्नड़ लैंग्वेज में इतनी किताबें प्रकाशित की। अच्छा। अभी अभी आद्या जिसने भरतनाथ शास्त्री का अनुवाद उनके लिए किया कन्नड़, बहुत संक्षिप्त अनुवाद। अच्छा। सुब्बण्णा ने पब्लिश किया, अच्छा। आद्या जी ने ट्रांसलेट किया। अच्छा। और ट्रांसलेट पूरा करने का ट्रांसलेशन आ गया। अच्छा। और पीटर बुक की कई चीज़ों का अनुवाद आया, उन्हें सॉलिड वर्क हो रहा है। और बच्चों के प्ले वही पंजरशाला जो दिल्ली में पटेल स्कूल में किया था, कन्नड़ में दोबारा किया। अच्छा। लेकिन कन्नड़ में जब लिखा नहीं था, यूं डायलॉग बोलता रहा, बोलते बोलते फिर वो ड्रामा बन गया। वो ड्रामा लेकर फिर पूरा कर्नाटक में 5-6 जगह पर घूमा, तो कहाँ नाम हो गया। इतना मैंने एक पवाड़ पुरुष, अद्भुत पुरुष हो गया, चमत्कार पुरुष। कहीं बड़ा कंट्रोवर्सी है, आज भी मेरी कंट्रोवर्सी आज तो थी। आज तो कन्नड़ के किसी भी थीसिस में, नाटक के थीसिस में मेरा नाम जरूर है। दोनों तरफ बड़े चर्चास्पद हैं, विवादास्पद हैं, सारा कह के फिर भी उन्होंने एक डायरेक्टर का महत्व दिया। तब तक डायरेक्टर का महत्व ही नहीं था, इस तरह की बात आती है। हालांकि अब तो मैं समझ कम हो गया, लेकिन तब अब भी मैं विवादास्पद हूँ। अच्छा। चर्चा होगी, या तो गाली देंगे, या तो अब भी कोई याद करेंगे कैसा कितना अच्छा किया गया। तो उसके बाद फिल्म बनाने का मौका मिला। वंशवृक्ष फिल्म बनाने के बाद ही जब एडिटिंग हो रही थी बेंगलुरु में ही, एक ऐसा एक हिस्टोरिकल डे हो गया। 72 कहना चाहिए, 72 है। यूनिवर्सिटी में नाटक पर बड़ा सेमिनार हुआ, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी। तब लंकेश वहाँ प्रोफेसर था, कहा कि नाटक सेमिनार पर हम एक नाटक फेस्टिवल करें, ऐसा कहा। तो 3 नाटक लिया था, ईडिपस, जो कुमार स्वामी, हिस्टोरिकल देखिए, दूसरा संक्रांति, ये लंकेश ने लिखा था। संक्रांति फेलियर हो गया, जो कुमार स्वामी बड़ा रेविलेशन सा हो गया, ईडिपस सक्सेसफुल हो गया। गिरीश कर्नाड ही उसमें ईडिपस बने थे। लंकेश का ट्रांसलेशन था, बढ़िया ट्रांसलेशन, जर्नलिस्टिक लैंग्वेज, मैंने पत्रकारिता की भाषा, इसलिए स्ट्रांग है। और दूसरा हिस्टोरिकल क्या बात है, उसी वक्त रामामूर्ति अमेरिका से लौट के आया था। अच्छा। और 3 नाटकों के लिए हमने बहुत लोग इकट्ठा किया था, तो 150 लोग थे। और प्रसन्ना उसी में भाग लेने के लिए आया था। प्रसन्ना नाम सुना है ना? हाँ, मिले हुए।
और तो वहीं पिछली बार गए थे दिल्ली तो बड़ा तूफान मचा हुआ हाँ। था प्रसन्ना को लेकर के। और उसी वक्त हुआ था। अच्छा। इसके अलावा क्या हुआ, टैगोर हॉल जो है जैसे रविंद्र सदन कहते हैं, उसकी मरम्मत हो रही थी। मरम्मत हुई तो हमने क्या किया, तो इडिपस को वैगन डोर पीछे जो पड़ता है, बड़े बड़े खंभे थे, लगा कि इसके बेटर क्या होगा। और लंकेश में बड़ा वो रिस्क लेने की बड़ी एक सामर्थ्य है। और गिरीश और हम सब वंशुक तभी रिलीज हो रही है, तो नाम हो रहा है, तब अगर फिल्म कर रहे थे हम उधर थोड़ा स्टार भी हो गए थे, फिर मजाक हो रहा था। अब तो इसलिए अच्छा हुआ, इसलिए नाम हो गया स्टार हो गए करके। और कम बार जो कुमार स्वामी की वजह से, प्ले की वजह से हो गया। और मैंने ओपन एयर में किया, मैंने हैवदन मैंने किया तो हैवदन बड़ा सोफिस्टिकेट किया था, लेकिन वो रफनेस गांव का जो होता है वो जो कुमार स्वामी ने किया। अच्छा। उसके लिए अगन टैगोर हॉल में ही एक अलग एरिया लिया। अच्छा, ये तीनों नाटक तुमने डायरेक्ट किए? 3 नाटक मैंने डायरेक्ट किए एक साथ। वो इतना हिस्टोरिकल हो गया अच्छा। और इतनी लंबी क्यू लगे, अच्छा। और दो शो डेली, और दो शो हुए नहीं, बल्कि 7 दिन के बाद दोबारा उसी तस्वीर किया, उतनी रश हुई। अच्छा। और पहली बार, क्योंकि उस बीच में मेरा खामोश अदलजार का एक शो था दिल्ली में, मुझे दिल्ली में आना भी था, लेकिन लंकेश ने कहा तुम्हारा आने जाने का हम प्लेन का किराया देंगे, कहा। अच्छा। फिर पैसा भी कमाया उसने, अच्छा। बहुत पैसा कमाया था। अच्छा। वो कहा जाता है कि नए नाटकों में वो जो इवेंट हुआ रियल इवेंट माना जाता है, हर कोई उसका उल्लेख करता है। इतने लोगों का आना, कुछ लोगों को ना आना, उनको लगे कि ये सब बच्चे करते हैं, अब दिल्ली से क्या, इस तरह पुराने लोग होते हैं ना, तो हाँ। और नए लोग जो आए, और उसी में बहुत लोग निकले, नागा भरण रंगा वगैरह कई लोग निकले, अब थिएटर में काम कर रहे हैं। वो एक इवेंट था। उसके बाद फिर दिल्ली आया, क्योंकि प्रेमा दिल्ली में थी, मैं फ्रीलांसर होने लगा। उसके बाद वर्कशॉप शुरू किया, और हयवदन लेकर हयवदन करने के लिए लखनऊ गया। और 1973 में कला परिषद ने, मध्य प्रदेश कला परिषद ने, अशोक ने जो बुला लिया, वर्कशॉप किया, रंग शिविर, वो इतना सक्सेसफुल हुआ। अच्छा। उसी में एक और द्रोणाचार्य और इसकी यहाँ था ना, वो राजस्थान राइटर मणिमधुकर चोर माना जाता है। मणिमधुकर नाटक था, भयंकर आदमी है वो। उसका नाटक बहुत सक्सेसफुल हुआ। अच्छा। कौन सा पहला प्ले उसका? रसगंध। बहुत सक्सेसफुल हुआ। अच्छा। वो उस बार तुमने बनारस में चंद्रगुप्त भी तो किया? वही इस तरह मेरा ये तो वर्कशॉप का ही काम होता था। हाँ। और 73 में मैंने जो किया था मध्य प्रदेश का, लेकिन उसका सब बाहर रंग मंडल बन गया, एक तरफ कहना चाहिए, और कंटिन्यूस उसके बाद अशोक जी ने उसको बना के रखा। अच्छा। और वहाँ मुझे लगता है कि भोपाल में जितने इम्पोर्टेड डायरेक्टर्स आए, किसी शहर में नहीं आए, सबके सब गए हों। मैं भी गया, तो प्रेमा भी गई थी, तो बशी को, रैना, अंकुर, DM शाह, राजेंद्र गुप्ता, मैंने 7, 8 लोग, 9 लोग गए हैं। उसके बाद हर साल कुछ ना कुछ होता था वहाँ। हाँ। तो उसके बाद फिर तुमने नेशनल स्कूल कब ज्वाइन किया एज डायरेक्टर? उसके पहले तो 3-4 फिल्में बनाए। हाँ। चोमन दुड़ी, तो हाँ। उसके बाद काड़ू इंग्लिश के साथ। संस्कार मुझसे पहले बने, संस्कार पहले बन उसके गए। बाद बहुत सूक्ष्म बने। अच्छा। संस्कार गिरीश कार्नाड थे, मैं था नहीं। अच्छा। तो वंशुक इसलिए हमने गिरीश को बुलाया था कि गिरीश मुझसे 1 साल कम से कम सीनियर तो है फिल्म में, हाँ। क्योंकि फिल्म तो बिल्कुल हमारे लिए है। नहीं। और भैरप्पा ने इंसिस्ट किया, नहीं तो हमको मौका नहीं मिलता। जी अय्यर जो प्रोड्यूसर थे, उनको इंसिस्ट किया कि कारण तो करना चाहिए। तब तक मेरे खामोश अदालत जारी, हमारा सब देख चुके थे। अच्छा। इसलिए भैरप्पा दिल्ली में रहते थे उस दिन। अच्छा। अच्छा। और तुमने फिल्म में म्यूजिक भी तो केवल देने का काम किया है? उसके बाद बहुत काड़ू से शुरू हुआ। गिरीश की फिल्म काड़ू में पहला मेरा म्यूजिक था। अच्छा। उसके बाद चोमन तो मेरा अपना ही फिल्म थी म्यूजिक, तो उसके बाद म्यूजिक ज़्यादा चांस मिला, और म्यूजिक में बहुत ही अवार्ड भी मिला, 2 बार अवार्ड मिला। वैसे तुमको फिल्म ने कितना इन्वॉल्व किया, थिएटर और फिल्म इन दोनों मीडियम में? तुमको कौन सा एक्सप्रेशन के लिए ज़्यादा अच्छा? नहीं, वो तो थिएटर ही, वो थिएटर ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है और ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है। चैलेंजिंग मतलब डरने वाला नहीं, मज़ेदार चैलेंजिंग। फिल्म में रिस्क ज़्यादा लगता है। रिस्क है ही। हाँ। जैसे 2 धूली हमने किया, वो
वो जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं हुआ थी, चली भी नहीं। वही हमारी एक तरह से अंतिम फिल्म हो गई जॉइंटली जो हमने बनाई थी। अच्छा, उसके किसके बाद साथ बनाई थी? गिरीश के साथ। गिरीश के साथ ही बनाई। अच्छा, वो कन्नड़ हिंदी 2 वर्षन में किया था। गोधूली तो यहाँ चली हुई थी, अब देखी नहीं ना। गोधूली शायद देखा कल के नहीं, दिन आई थी। देखा नहीं। कहते हैं थोड़े समय के लिए आई होगी तो उस बीच में मिस कर 15 गए। दिन के लिए आई थी। 15 दिन के वो लिए। दोपहर का नून शो में शायद। अच्छा अच्छा, हाँ तो मिस हो गया होगा उसमें। उसके बाद म्यूजिक ज़्यादा किया करना चाहिए। म्यूजिक ज़्यादा किया। ड्रामा के लिए भी, फिल्म के लिए हाँ। भी। इवन मृणाल सेन की 3 फिल्में मैंने की थी। अच्छा परशुराम, एक दिन प्रतिदिन और खारिज। अच्छा, खारिज, तीनों में किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर नेशनल स्कूल तुमने कब ज्वाइन किया? 1978। एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू कारण इसको अलग बोल एज देंगे, ए डायरेक्टर? हैं, अलग बोलेंगे क्योंकि अभी अलग टाइम हो रहा बोले। है। कितने बजे जाना है तुम? अब जाओगे? मैं 3:30 कहा था, अच्छा 4 बजे से पहुँच जाऊँ। अच्छा, तो हाँ, बातें तो अभी बहुत सी उसके बाद की तो रह गई हैं। और ख़ास करके एक बात जो हम जानना चाहेंगे, तुमने नेशनल स्कूल में भी रिपर्टरी के साथ काम किया। ऐसे तो डायरेक्टर तुम स्कूल के थे, मगर फिर भी रिपर्टरी से जुड़े हुए तो थे ही, और यहाँ भी कर रहे हो। इन दोनों की वर्किंग में क्या फ़र्क और कैसा लग रहा है? नहीं, अब जो रेपर्टरी, इसका एक्सपीरियंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिंदी में पहली बार ये रेपर्टरी है इस तरह से। हाँ, ड्रामा स्कूल तो नेशनल लेवल में है, हाँ, लेकिन हिंदी मिट्टी के साथ जुड़ी हुई हिंदी के लोग और हिंदी की गांव के छोटे छोटे कस्बे से आने वाले लड़के, हाँ, और इनको लेकर जो अनट्रेंड हैं, हाँ, ट्रेन तो है ही नहीं। जब अमेचूर थिएटर में कहीं काम किया होगा हाँ, उससे कोई ट्रेनिंग है इसमें नहीं है, तो क्योंकि लड़कियां कम है इसलिए लड़की एक तो है, बाकी तो 2 NSD के हैं टेक्नीशियंस के रूप में। ये एक्टिंग करते हैं अलग बात है, हाँ, लेकिन एक्टर तो ही के लेना है मध्य प्रदेश का, अच्छा, स्टेट का है। हाँ, और दूसरा, ये पहली बार हिंदी में होना अपने आप बड़ी घटना है ना, हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ी घटना है। 30 लोगों के 40 लोगों की एक रेगुलर रेजिडेंशियल एक थिएटर ग्रुप बन गया, और उनका अपना थिएटर है, अंतरंग, बहिरंग और अभिरंग स्टूडियो थिएटर। ये हिंदुस्तान में और कहीं भी नहीं हुआ ऐसा, किसी भाषा में भी ये बात। और हमको ताज्जुब होता है कि मध्य प्रदेश में कैसे बने। निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा श्रेय अशोक वाजपेयी को है कि इतना किया है, मगर और तो कहीं भी किसी भी स्टेट में न ये दृष्टि रही है किसी की, न किसी के लिए व्यावहारिक रूप से इसको करना संभव हो पाया। कर्नाटक भी नहीं है, देखो जैसे कर्नाटक में है, उसके बाद ड्रामा स्कूल के ट्रेन लोग 30-25 लोग हैं। अच्छा, 20-25 लोग हैं। और प्रसन्न ने अभी छोटी रिपर्टरी करने की कोशिश की, लेकिन एकदम टूट गई। अच्छा, कि किसी गवर्नमेंट की मदद में नहीं हो नहीं सकता। और छोटे लेवल में अमेचूर थिएटर अच्छे करते हैं, छोटे लेवल में करना चाहें हम, अमेचूर लोग अच्छा करते हैं। इसलिए अब प्रोफेशनल थिएटर रिपर्टरी करना मतलब है कि आपको धड़ाम से धूम धमाके से करना पड़ेगा, धूम धमाके करना पड़ेगा, और उसके लिए माने किसी न किसी का आश्रय चाहिए। अच्छा चाहिए। उसके बाद एक 10 साल के बाद हो सकता है अमेचूर थिएटर छोटा पड़े उसके साथ, लेकिन अभी अमेचूर थिएटर वो कहते हैं कि हम बिना पैसा लिए भी हम अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस नाट्य अकेडमी समझ लीजिए। और हिंदी में उतना अमेचूर थिएटर ज़्यादा नहीं है, रंगमंडल बन सकते। कर्नाटक में मुश्किल है, अमेचूर थिएटर वाले भी अच्छा करते हैं। जैसे मेरा ही ग्रुप सत्तवर नेहरू स्वामी जी की कहानी पर एक नाटक है जिसमें मेरा गानों के LP भी बन गया, और जो कुमार स्वामी LP बन गया एक मेरा। अच्छा, क्या नाम? सत्तवर नेहरू मतलब शैडो ऑफ डेथ, अच्छा, मुर्दों की छाया। अच्छा, उस मठ के, उड़पी मठ है ना ये माधव मठ, वहाँ जबरदस्ती कैसे सन्यासी बनाया जाता है, फिर सन्यासी कैसे भागते हैं, अच्छा, और उसके मुख्य जो की मैन होता है वो किस तरह से भक्तों को एक्सपर्ट करता है, अच्छा, और मठ के साथ कैसे पैसा जुड़ता है। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है, अच्छा, और 140 से ज़्यादा शो हो गए उसके। अच्छा, मैं खुद ही मेन सिंगर था उसमें। अच्छा, हालांकि अब दूसरे सिंगर हैं, अच्छा। जो मैं जिसका रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा? HME का है, HMV का है। अच्छा, यहाँ है या मुझे पता नहीं, मद्रास में बनाया था, अच्छा, कोरस था, पुरंदरदास के गाने थे सारे। अच्छा, और वो ड्रामा में गाने नहीं थे, लेकिन मैंने ऐसा बिठा दिया, ऐसा लग रहा है वो ड्रामा के लिए लिखे गए। पुरंदरदास 400 पुराने, हाँ, पुरंदर। और पहली पंक्ति ऐसा लगता है जैसे न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो, अच्छा, इतनी फिट बैठती है। अच्छा, बहुत पॉपुलर हुआ नाटक, अब भी चल रहा है। अच्छा। और हम ये रिकॉर्ड्स वगैरह संस्थान के लिए चाहेंगे, यदि ऐसी चीजें तुमको जहाँ कहीं भी दिखें, तुम हमारे अकाउंट में उनको खरीद सकते हो। जो कैन जस्ट आस्क मी
हम मद्रास भेज देंगे जाके- या वीपी से भेज दे सकते हो हमारे पास, हम छुड़ा लेंगे, क्योंकि इन सब का पता भी नहीं चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है। इतना बड़ा देश अपना, इसमें मालूम भी नहीं। इसलिए उसके बाद वो स्कूल का और अपने इसका एक अलग ही, हाँ, मतलब अलग इसमें करें। कई एटीट्यूड, फिलॉसफी हम्म, या कमिटमेंट नहीं करना चाहता हूँ, दृष्टि, विजन, इस सब पर बातें ऐसे हो सकती है। कब करेंगे वो हम लोग? ये तो- अच्छा, आज तो इसको तो यहाँ पर बंद। कल जो कारण साहब से बात हो रही थी उसको फिर आज हम लोग आगे और बढ़ा रहे हैं। कारण थे, नेशनल स्कूल में तुमने कई साल काम किया, निश्चित रूप से उसको एक नई दिशा देने का प्रयत्न तुमने किया और फिर उसे छोड़ कर के अलग भी हुए। तुम एक दूसरी रिपर्टरी के साथ जुड़े, तो एक तो नेशनल स्कूल की वर्किंग के बारे में, क्योंकि वो देश की एक बड़ी संस्था है और उसकी ओर बड़ी आशा से हम लोग देखते हैं। और ये भी मानना पड़ेगा कि पिछले वर्षों में, आज 20 बरस से ज़्यादा हो गए नेशनल स्कूल को काम करते हुए, 25 साल हो रहे हैं। और निश्चित रूप से थिएटर को एक नई दिशा तो नेशनल स्कूल ने दी है। नेशनल स्कूल से ट्रेनिंग पा करके जो निर्देशक और कलाकार निकले हैं उनमें एक अलग तरह की गरिमा, एक अलग दृष्टि मिली है। इसकी क्या उपयोगिता रही है, क्या सीमाएं रही हैं और इन दोनों रिपर्टरी में क्या अंतर रहा है, इसके बारे में तुम कुछ बताओ। 1977 में जब बॉम्बे गया तो तेंदुलकर जी मिले थे, तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर की खोज हो रही है और तुम्हारे बारे में बात हो रही, तुम इंटरेस्टेड हो और तुम आ सकते हो, तो बात कंटिन्यू करेंगे। कहा गया था कि वो दीना मेहता, दीना गांधी, गांधी तरला मेहता, दीना गांधी है ना, हाँ। दीना गांधी, ओ नहीं, सॉरी, दीना पाठक, दीना पाठक, तेंदुलकर और बलवंत गाल, ये तीनों कमेटी बना दी गई थी अप्रोच करने की। इसके पहले मैं एक बार अपने ड्रामा लेकर दिल्ली गया था। उस वक्त अलकाजी ने मुझसे कहा था कि कारण शुड कम हियर। मैं पूछा किस लिए? नाउ आई वांट टू गिव अप दिस जॉब, and but someone should be there. I have no faith. These local people, there are so many small politicians are there. तो मैंने कहा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं, I never thought about it. No, but you should think now. उन्हीं दिनों मुझे एकेडमी अवार्ड भी मिला था। अच्छा, स्टेट सेंट्रल एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी। और हमारे ड्रामा ट्रूप गए थे तो पूरे ट्रूप को स्कूल बुलाया था और दी थी। मैंने अच्छा जेस्चर दिया। और मेरे लिए भी बहुत साल के बाद, 3-4 साल के बाद मैं दिल्ली गया था। तो तुमने ग्रुप बनाया कब था? उस ग्रुप की तो चर्चा कुछ नहीं थी हम लोगों ने। बेंगलुरु में मैं ड्रामा करता था, ये ग्रुप अपने आप बन गया। अच्छा, उसका नाम बैनका, उसका ग्रुप का नाम था। बैनका असल में नाम है, एक तो मतलब है विनायक का तद्भव है, अच्छा, विनायक गणेश का। अच्छा। दूसरा है बेंगलुरु नगर कलाकार, अच्छा, बैनका। अच्छा, उसी में वो नाटक एक कर दिया था जिसको मैंने कहा था, कल बताया था कि वो एक नाटक के कुछ गाने LP बन गया, तो वो प्ले अब भी वो लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हयवर्धन और जो कुमार स्वामी, अच्छा, ये एक प्रकार से म्यूजिकल के रिवाइवल या म्यूजिकल के प्रसिद्धि शुरू इसी बैनका ग्रुप से हुई। अच्छा, और ये तीनों नाटक खूब चलते रहे। खासकर सत्तव नेरड़ू जो कहते हैं, जिसको सत्तव नेरड़ू मैंने जो कहा था, जो पुरंदरदास के गीत है उसमें है, और मठ पर संबद्ध, मठ के ऊपर ज़्यादा अटैक है उसमें। तो ये तो 140 से ज़्यादा शो हो गए। अच्छा, और जो कुमार स्वामी भी नियर अबाउट अब तो 80, 85, 89 हो गया। अच्छा, हाईवर्धन पे रोकना पड़ा क्योंकि उसमें मेन 3 रोल्स जो हैं नेचुरली बदल गए। उसमें दोनों कपिल दोनों फिल्म एक्टर हो गए। अच्छा, और पद्मी जो बनती थी, इसकी शादी हो गई, फिर होने के बाद फिर नेचुरली फैमिली वे जो होता है सब हो गया। तो वो उस ग्रुप को लेकर मैं दिल्ली गया था, वो लोगों ने पसंद किया था ड्रामा स्कूल के। अलकाजी भी ऐसे ड्रामा देखा था उन्होंने। उसके बाद 3 महीने के बाद ही एकेडमी अवार्ड का अवसर मिला। एकेडमी अवार्ड से पहले की बात थी ये, जो कि उन्होंने कहा था इस तरह से
तो मैंने कहा कि अगर आप रहें, आपकी गाइडेंस में मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने कहा नो, आई डोंट वांट टू बी ऑलवेज ऑन योर शोल्डर। उन्होंने ऐसा कहा था। कभी तो ये ज़रूर मुझे ये बात की थी, लेकिन जब एकेडमी अवार्ड के वक्त जब गया था तब थोड़ा सा वहाँ ड्रामा स्कूल में थोड़ा हुड़दंग शुरू हो गई थी। एक एज डिमांड्स का एक अखबार ये जो हैंडबिल्स एकेडमी अवार्ड के टाइम पर सब लोगों को बांट दिया गया था, ये लड़कों ने। अच्छा, तो बहुत अपसेट हो गए थे। अच्छा, एज डिमांड्स, एज डिमांड्स था उसमें अच्छा, क्या एज डिमांड, एट 8 से ज़्यादा भी मुझे अच्छा था। डिमांड्स का पहली बार स्टूडेंट्स ने इस तरह बांटना, उसके बाद अलका जी के ऊपर डायरेक्टली अटैक करना, अलका बहुत ही अपनी बेटी दामाद पर ऐसा करते हैं कुछ इस तरह का। अच्छा, हालांकि इसको आगे जब लिखते हैं तो इसको काट सकते हैं। हाँ, बैकग्राउंड, लेकिन वो बहुत अपसेट थे। और उसी दिन एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई, मैं था इसलिए मुझे भी जाना पड़ा। अच्छा, मैं भी था और शाह भी गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये इसका कंडेम करना चाहिए, जो येलो लेटर आया है कंडेम करना। तो दो पार्टी हो गई थी और ये रेपरेटरी के लोग सारे अलका से बिल्कुल साथ थे, लेकिन ये जमील वगैरह जो कुछ ग्रुप था वो अलका के खिलाफ हो गया था। जमील और यूसुफ मेहता, अच्छा, वो जो तैयब मेहता का लड़का, अच्छा, जबकि अलका जी ने उसको बुलाया था, अलका जी ने उसको रेकमेंड किया था, अलका जी ने हर तरह से मदद की थी। पता नहीं कहाँ ये डिफरेंस हो गया, तो अलका जी रियली बहुत हर्ट हो गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही मुझे एकेडमिक काउंसिल का मेंबर बना दिया गया। उस एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में भी तब तक मुझे पता नहीं था कि मुझे जाना है वगैरह करना। वहाँ अलका जी बहुत कम बोलने लगे थे, क्योंकि मैं जरा ज़्यादा बात करना चाहता दूसरे सिलसिले में। पता नहीं, मैंने एक तरह से उस वक्त डिसाइड कर लिया था उनको छोड़ना है वगैरह, शायद लगता है। उसी वक्त उन्होंने ये कहा, मीटिंग में बात आई थी स्टूडेंट यूनियन की बात। उन्होंने कहा कि अब तो लगता है स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए, इतनी डिमांड बहुत दिनों से है। मुझे ताज्जुब भी हुआ कि अलका जी इस तरह से कैसे एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसी तरह से छुट्टी में पहले काम करने का हक नहीं था, क्योंकि ड्रामा स्कूल स्कॉलरशिप ले रहा है काम नहीं, लेकिन बहुत लड़के छुट्टी में काम करते थे। उसको भी उन्होंने कहा कि छुट्टी में रोकना मुश्किल होता है, या अननेसेसरी हम रोकते भी हैं, वो तो करते ही चोरी छुपे करते हैं, इसलिए वो चोरी छुपे करना बंद कर दिया जाए, इसलिए छुट्टी में करने का मौका दिया जाए। ये सब 2-3 बातें वो भी मेरे लिए एक अजीब बात ही थी। इसके बाद ही मुझे ये तेंदुलकर, क्योंकि एकेडमी अवार्ड मार्च में कुछ हुई थी और तेंदुलकर मेरे सारे करीब सितंबर-अक्टूबर में गया बॉम्बे में। इसके बाद जैसे मुझे भोपाल में एक इंटरनेशनल या नहीं विश्व प्रसिद्ध नाटकों का, क्लासिक नाटकों का एक उत्सव करने की बात थी। तो उसमें मुझे लोकल एक्टरों को लेकर एक नाटक करने का मौका मिला। वो किंग लियर था, राजा पगला और 3 बेटियां। किंग लियर का लोकल किया, जितेंद्र ने किसी ने उसको ट्रांसलेट किया, जितेंद्र कौशल नहीं, वहाँ के जितेंद्र कवि। अच्छा, उसको आपको मालूम भी है, उस वक्त राजनाथ का वो लिस्ट्रा, वो नाटक लिस्ट्राटा, और स्कंदगुप्त ये लाया था, बजाज लाया था ड्रामा स्कूल का। उस वक्त मैं यहाँ था, वहाँ था, और वो एक मुझे बुलाया भी गया। और वहाँ तब चंदर चुंदर जो मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर, उनसे मुलाकात भी हुई और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने की 2 वजह थी। एक तो मुझे लगा कि मैं बेंगलुरु रह के कहीं ऐसा लग रहा था बासी हो रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से बाहर का थिएटर देखा है और सिर्फ फिल्म और थिएटर जो कर रहा हूँ। थिएटर में थोड़ा सा कम हो गया था, इसलिए कि गोधूली, उसके बाद चोमन जुड़ी, उसके बाद और एक बच्चों की फिल्म, तभी कन्नड़ की पेपर अखबार में आने लगा कि सब फिल्म में जा रहे हैं थिएटर वाले। उस समय मैंने महसूस किया कि सचमुच मैं बहुत ही एक तरह से डिग्रेडेट होता जा रहा हूँ, स्टैग्नेट से आ रही है। तो मैं सोचा कि ये अच्छा मौका ही है। लेकिन मुझे पूरा ड्रामा स्कूल के इस बीच में क्या हो रहा था, क्या हुआ था, मुझे कुछ नहीं मालूम। इसलिए जब मैं एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे थोड़ा स्टडी करना चाहिए था, स्टडी करने का मौका नहीं मिला। जो बातें सुन ली वही स्टडी मेरी हो गई। जैसे कहा गया था कि स्पेशलाइजेशन से बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि हर जगह अगर हम एक्टर के लिए जाते हैं तो कहते हैं हमको डायरेक्टर चाहिए, डायरेक्टर जाते हैं तो कहते हैं बैक चाहिए। और दूसरा ये स्पेशलाइजेशन जो है एक तरह से उसने एक कास्ट सिस्टम उसने पैदा कर दिया। जैसे डायरेक्टर्स ब्राह्मण होते हैं, एक्टर्स क्षत्रिय और बैक स्टेज जो है शूद्र है, ये सब। हालांकि मुझे थोड़ा डिटेल सोचना चाहिए था
ये सब दिमाग में ऐसा था तब तो स्पेशलाइजेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी जब ड्रामा स्कूल भर्ती हुई तो सब स्पेशलाइजेशन नहीं था, जो था भी थर्ड ईयर में कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए था। मैंने 10-12 लोग क्लास में होते थे तो उसमें बेस्ट फर्स्ट 3 को स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलता, तो वो भी किए जनरली चिल्ड्रन थिएटर और डायरेक्शन या प्रोडक्शन। लेकिन उसके लिए भी कोई खास क्लास वगैरह नहीं था, इसलिए ड्रामा स्कूल के नाम से हमको तनख्वाह मिलती थी या पीछे स्कॉलरशिप मिलती थी, तो हम ड्रामा करते थे। और इतना ही ज़्यादा कोई कोर्स ऐसा नहीं था। उसके बाद अलका जी ने 3 साल का कोर्स बना दिया, इस वजह से उनका ये असर था। इसलिए मैंने वो ड्रामा करने के बाद भर्ती हो गया ड्रामा स्कूल, वो दिसंबर में भर्ती हुआ था 77। तो 77 में भर्ती हुआ। उसके बाद जाते ही मैंने सोचा कि मिनिस्ट्री में कई लोगों ने कहा, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री में ड्रामा स्कूल बहुत कुछ किलेबंदी में काम कर रहा है। दूसरा मैंने ये भी देखा, ड्रामा स्कूल में जो भी स्टूडेंट उस वक्त थे सारे के सारे पंजाबी और हिंदी जाते थे, और नेशनल स्कूल ड्रामा में बाकी लोग धीरे धीरे आना बंद हो गया था। तो मैं सारे अपने उत्साह में, अपने बचकाने उत्साह में कवर करना चाहिए, मैं सारे स्टेट गवर्नमेंट को लिखा कि ये नेशनल ड्रामा स्कूल है, आप यहाँ से बनना चाहिए। लेकिन तब तक कर्नाटक से ऑलरेडी आदिरंगा की वजह से 3 स्कॉलरशिप कर्नाटक गवर्नमेंट देती थी, और वो 3 बड़ी संख्या थी, लेकिन दूसरे किसी गवर्नमेंट से नहीं मिली। लेकिन जब से मैंने चिट्ठी लिखी तो राजस्थान से, यूपी से, सब जगह चिट्ठी आई। आते आते उसी स्कूल जिस साल मैं गया था, मैं ज्वाइन किया था, तो उसी जुलाई में मैंने मेरी कोशिश की वजह से एक है कि मुझे 36 स्टूडेंट्स को लेना पड़ा। सबके सब अपने अलका के टाइम पर कुछ तो अपने खर्चे से सीखने वाले थे, कि अपने खर्चे से नहीं बल्कि सारे स्टेट स्कॉलरशिप वगैरह थे। एक मैंने मुझे अच्छा भी लगा कि असम, उड़िया, ये सब उसको, क्योंकि उसमें इस तरह से मैंने घूमा भी था। असम गया था, उड़िया गया था। मैंने कहा था कि अब एक